आइए, हम लोगों ने सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज स्टार्ट किया था। बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज पे हम पहुंचे कैसे थे, तो कहानी थोड़ी पुरानी है और थोड़ी पीछे से। हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना शुरू किया था और वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात हम नहीं करें, हम कंपनी की, अगर किसी कंपनी को चाहे वो प्रोडक्ट बनाती हो चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोग हैं, इंस्टीट्यूशन है, जिनके पास पैसे आइडल है या जो पैसे ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पैसे लगाने हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास बना फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके चार मेजर कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें हमने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, और तीसरा जो है वो इंटरमीडियरीज। अभी फोर्थ पे इंस्टीट्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। ये जो हमारा इंटरमीडियरीज है, ये इंटरमीडियरीज तीन मेन काम को करता है। फर्स्ट और इंपॉर्टेंट वन, ये ईश्वर इन्वेस्टर, इन दोनों को मिलाने में चेन का काम करता है, कड़ी का काम करता है, इन दोनों को मिलाता है। दूसरा, ईश्वर को फैसिलिटेट करता है, ईश्वर को हेल्प करता है। और ईश्वर को क्या करता है, बेसिकली फैसिलिटेट करता है। किस चीज के लिए, वो मदद करता है ईश्वर की कि कैसे जो है और कौन सा इशू लाया जाए, किस समय लाया जाए, कितने का लाया जाए, इन सारी चीजों के बारे में, मार्केट का क्या बेसिकली जो है सेंटीमेंट है। ठीक इसी तरह से इन्वेस्टर्स को मदद करता है, उन्हें फैसिलिटेट करता है, जो भी तरह का उन्हें फैसिलिटेट करना, उन्हें हेल्प करना, यही काम, सपोर्ट करना, एडवाइस देना, ये काम हो गया इंटरमीडिएट का तीसरा काम। इन्हीं तीनों काम को करने के लिए अलग अलग तरह के इंटरमीडिएरीज हैं, बड़े सारे इंटरमीडिएरीज हैं हमारे पास। लेकिन जो एग्जाम के लिए, हमारे कोर्स के लिए, उसमें मेजरली हमें इन इंटरमीडिएरीज को पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर, बैंकर्स टू एन इशू, डिवेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने कहा था कि हमें इन तीन को एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये तीन बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसके कस्टोडियन ये डिफरेंट है, डी का मतलब डिफरेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये डिफरेंट, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट तो हल्का सा ही पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर ही करेंगे। यानी ये तीन हमें एक साथ करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम चलते हैं अपने छोटे वाले पे, यानी कि कस्टोडियन पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे, और तब हम आएंगे बड़े वाले पे, यानी कि जो हमारे एक साथ जो है वो तीन जो है वो एक साथ अगर है तो इन तीन पे आएंगे। चलिए, तो हमने जो है वो मर्चेंट बैंकर पढ़ा था, बहुत डिटेल में से देखा था। हमने आरटीए देखा था, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि किस तरह से ये रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट दोनों कैपेसिटी में काम करते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो कैटेगरी 1 बन करके दोनों कैपेसिटी में काम करें, नहीं तो आप जो है वो कैटेगरी 2 बन करके कोई भी एक काम कर सकते हैं। इनके प्री इशू, ड्यूरिंग द इशू एंड पोस्ट इशू, ये सारे काम हमने, सारे एक्टिविटीज हमने इनके जो है वो देखे थे। फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था अंडरराइटर के बारे में, और देखा था कि किस तरह से अंडरराइटर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन के जरिए आपको मदद करते हैं। और इस मदद का मतलब क्या है, इस मदद का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि जितना परसेंट जो मैं कह रहा हूं एज बीइंग अंडरराइटर, अगर इतना परसेंट सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये कैसे सब्सक्राइब होगा ये मैं जानता हूं, वरना मैं इसे सब्सक्राइब करूंगा। इसके बाद हमने बैंकर्स इशू पढ़ा था, और हमने देखा था कि किस तरह से कंपनी को जब भी इस शेयर होल्डर को या पब्लिक के बीच में पैसे देने होते हैं या लोगों से पैसे उन्हें आने होते हैं, तो ऐसे केस में एक सेपरेट अकाउंट बनाते ताकि जो पैसे उन्हें देना वो क्लियर रहे, और जो भी उनके पास आना है वो भी क्या रहे, वो भी जो है क्लियरली पता चले कौन सा पैसा है। तो ये बेसिकली करने के लिए अलग से अकाउंट ओपन करते थे, इसको अकाउंट कहते हैं। ये इसी बैंकर्स टू इशू के पास हमारा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में हमने देखा था कि डिवेंचर ट्रस्टी वो पर्सन है जिनका अपॉइंटमेंट डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रिंसिपल अमाउंट समय पे मिले, उनका इंटरेस्ट समय पे मिले, प्रिंसिपल अमाउंट समय पे मिले का मतलब रिडम्पशन के समय सही समय पे रिडीम हो, और जो चार्जेस वगैरह क्रिएट है सिक्योरिटीज पे, उनका वैल्यू कभी कम ना हो जितने का डिवेंचर इशू किया गया, और जो इंटरेस्ट वगैरह एरियर, ये मेजर काम है। इसके लिए कोई भी बंदा नहीं आ जाएगा, उसे जो है क्या करना पड़ेगा, सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिवेंचर होल्डर की, ये हमने पढ़ा था।
फिर हम आए थे स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर पर, हमने देखा था कि स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके बिना आप सेकेंडरी मार्केट से ना शेयर खरीद सकते हैं ना शेयर बेच सकते हैं। यानी कि डे टू डे अगर आपको खरीदना बेचना है तो आपको ब्रोकर के जरिए खरीदना और बेचना पड़ेगा। अब इनसे खरीदने बेचने का काम जो है वो मैनुअली कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, जिस भी मोड में कीजिए। स्टॉक ब्रोकर को लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लेते हैं। अगर आप एनएससी के ब्रोकर हैं तो आपके पास कोई आकर के एनएससी में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उनके प्राइस को देख सकते हैं। अगर आप बीएससी के ब्रोकर हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स आपसे खरीद सकते हैं, आपको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों के जो है वो ब्रोकर है तो ऐसे केस में चाहे कंपनी एनएससी में लिस्टेड हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, आप इन दोनों में से कहीं आप जो इन दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डील कर सकते हैं। आप अपने लिए एज बीइंग ब्रोकर या अपने जो है वो क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए डील कर सकते हैं। सब ब्रोकर देखा था कि सब ब्रोकर ब्रोकर का एजेंट हो गया और ब्रोकर की क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ब्रोकर की मदद करने का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी ब्रोकर के अंडर में सब ब्रोकर बनते हैं तो आपको अपने क्लाइंट के से जो कमाई हो रही है, जो ब्रोकरेज मिल रहा है, उसका कुछ हिस्सा किसे देना पड़ेगा, ब्रोकर को। अगर अगर आप एनएससी के ब्रोकर के सब ब्रोकर बनते हैं तो आपके पास आकर के कोई एनएससी के शेयर्स को सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर बीएससी के ब्रोकर बनते हैं तो आपके पास आकर के कोई बीएससी में जो जो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है उनमें आपके जरिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जो है वो ब्रोकर के जैसा ब्रोकर बनते हैं जो दोनों के ही जो है वो ब्रोकर है तो दोनों का काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे तो एक डिफरेंट जो है वो ब्रोकर जो एनएससी का है उसके सब ब्रोकर बनिए और डिफरेंट ब्रोकर जो एनएससी का सब ब्रोकर है उसके सब ब्रोकर आप बन सकते हैं। यानी कि एक अलग पर्सन जो एनएससी में ब्रोकर है उसके ब्रोकर बन सकते हैं, एक अलग पर्सन जो बीएससी में ब्रोकर है उसके सब ब्रोकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि एनएससी में जो है वो दो लोगों का जो है आप सब ब्रोकर बने तो नॉट अलाउड। चलिए, अब इन चीजों को पढ़ने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने अगले एस्पेक्ट पे, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टर, आपका जो है वो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये तीनों एक साथ करेंगे, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उससे पहले छुटकन की महाभारत को जरा खत्म कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे आते हैं छोटे से कस्टोडियन के बारे में जानते हैं। बहुत छोटा सा रेगुलेशन है इसीलिए इसको जरा देख लेते हैं क्या है बेसिकली कस्टोडियन। ध्यान से सुनिएगा तब इस पे आएंगे। यहाँ तक का सफर हमने कर लिया था पिछले एपिसोड में, पिछले क्लास तक में। जल्दी बताइए यहाँ तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द खोया पाया कुछ भी तो बताइए। स्क्रू अकाउंट बता दो एक बारी। स्क्रू अकाउंट बेसिकली उस अकाउंट को कहते हैं जिस अकाउंट के जरिए कंपनी जब भी किसी भी जो है वो इन्वेस्टर से पैसा लेना होता है, किसी भी तरह का पैसा, चाहे पब्लिक इशू के दौरान पब्लिक से आएंगे, चाहे राइट इशू के दौरान जो है वो उनसे पैसे आएंगे, चाहे कॉल मनी मंगाया है इसलिए पैसे आएंगे, चाहे डिवेंचर इशू किया इसलिए पैसे आएंगे। अगर ऐसा या इसमें से किसी भी तरीके से जो कंपनी के पास आने हैं तो कंपनी क्या करती है, इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लेती है कि जो भी पैसा आएगा इस सेपरेट बैंक अकाउंट में आएगा। उस बैंक अकाउंट का नाम होता है स्क्रू अकाउंट। ठीक इसी तरह से अगर कंपनी को अपने जो है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना यानी कि पैसे देने हैं, फिर अपने जो है वो शेयर होल्डर्स को बायबैक के बदले में पैसे लौटाने हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज है यानी कि किसी भी तरीके से वो इन्वेस्टर तक पैसे पहुंचा रहे हैं डिविडेंड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, कोई भी तरीके से, तो ऐसे केस में वो जो है एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फिर इसका नाम होता है स्क्रू अकाउंट। सिंपल सा चीज क्लियर है। सर मेरा एक डाउट था बैंकर्स टू इशू वाले में। पूछिए सर जैसे उसमें लिखा हुआ था कि एक से ज्यादा बैंक्स भी बैंकर्स टू वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं वो एप्लीकेशंस वगैरह, तो मतलब और कोई फंक्शन नहीं कर सकते वो जो अदर बैंक्स हैं, अदर ब्रांचेस वगैरह। फिर से बोलिए सर जैसे बैंकर्स टू इशू वाले में था ना कि एक से ज्यादा बैंक्स भी वो कर इशू कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आइए। अगर एक से ज्यादा जो है आपने किसी को बैंकर्स टू इशू बनाया, अच्छी बात है। इसके अलावा आप बहुत सारे बैंक्स को अपना कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो सारे आपके बैंकर्स टू इशू होंगे। बैंकर्स टू इशू आपका जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आपने जो है एसबीआई को जो है वो कलेक्शन के लिए बनाया क्योंकि एसबीआई के हर जगह ब्रांचेज है। तो बैंकर्स टू इशू इज आईसीआईसीआई बैंक बट एसबीआई इज वर्किंग एज कलेक्शन सेंटर, जो कि कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके सारा कुछ आईसीआईसीआई को सौंप देंगे।
मतलब एक तरह से डेलीगेट कर देंगे उनको कलेक्ट करने का, और बाकी वो आगे आईसीआईसी बैंक को दे देंगे मेन। बिल्कुल, आप सिर्फ एसबीआई कौन कहता है, आप एसबीआई, पीएनबी, जितने भी बैंक, आपको बैंक ऑफ इंडिया, जो जो बैंक आपको लगता है कि ज्यादा जिनके ब्रांचेज, उन सबको बना लीजिए अपना कलेक्शन सेंटर। जो जितना कलेक्ट करके देते हैं उनको उतना ही कमीशन पे करते हैं, इस तरह से टर्म रहता है। ये सब कुछ पहुंच जाएगा किसके पास? बैंकर्स टू इशू के पास, जितने भी पैसे इन लोगों ने कलेक्ट किए। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। और सर ये जो एस्क्रो अकाउंट है, मतलब इसको ऑपरेशनल भी कर सकते हैं ये सर, मतलब जो बिजनेस की है क्या नहीं कर सकते? नॉर्मली यूज कर सकते हैं, मतलब इसको ऑपरेशनल पेमेंट करने के लिए, क्या करने के जैसे लिए? क्रेडिट्स वगैरह की पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। escrow अकाउंट में से कुछ नहीं कर सकते। escrow अकाउंट में पैसा जमा हुआ, अगर आपने सारे कार्यक्रम सही तरीके से किए, आगे पढ़ाऊंगा जब पब्लिक इशू पढ़ाऊंगा कि escrow अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कब होंगे। escrow अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर तुरंत नहीं होते हैं। सारा का सारा चीज सही तरीके से हो जाएगा, आपको लिस्टिंग परमिशन मिल जाएगा, आपको ट्रेडिंग परमिशन मिल जाएगा, तब जाकर के जो है मर्चेंट बैंकर escrow अकाउंट से पैसे आपको ट्रांसफर करने देगा। अगर वो ट्रांसफर करने दे दिया तो मर्चेंट बैंकर गया, क्योंकि सेबी ने इसलिए तो मर्चेंट बैंकर को रखा है। मर्चेंट बैंकर दोनों की चीजों को देखता है, इधर सेबी के भी बातों को मानता है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो escrow अकाउंट में सारे पैसे आ गए और पता चला आपका जो है वो इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ फुली, पॉसिबल 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। कंपनी हो सकती है कि वो पैसा क्या करना शुरू कर दे, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके यूज करने लगे, इसीलिए escrow अकाउंट से पैसे ही ट्रांसफर नहीं होंगे, escrow अकाउंट से ही पैसा वापस चला जाएगा। कंपनी के अलग बिजनेस अकाउंट में आएगा ही नहीं, जिस अकाउंट में उनके सैलरी, जिस अकाउंट में उनके जो है रॉ मटेरियल वालों का पेमेंट जाता है, जिस अकाउंट में जो है वो उनका जो है वो जब सेल्स होता है तो पैसा आता है, उस अकाउंट में कुछ आएगा ही नहीं वो पैसा। उस अकाउंट में कब पैसे ट्रांसफर होंगे? जब भैया ऑल इज वेल का सिग्नल दे देगा मर्चेंट बैंकर, लिस्टेड हो जाएगी, ट्रेडिंग परमिशन मिल जाएगा। तो आगे बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज से अगर लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला तो भी इशू फेल हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो उस केस में escrow अकाउंट से पैसे ट्रांसफर ही नहीं होंगे, बस escrow अकाउंट में था वहीं से पैसे वापस हो जाएंगे। इसीलिए escrow अकाउंट बनाया जाता है, ताकि उसका कंट्रोल जो है वो मर्चेंट बैंकर के पास है, वरना इसका कंट्रोल तो ऑलरेडी कंपनी के पास है। जो जो पैसे आते जाएंगे, जब तक पता नहीं, जब तक जो है वो इशू फुली सब्सक्राइब हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ या मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हुआ नहीं हुआ, एक बार पैसे आ गए तो कौन देखने वाला है? हो सकता है तब तक उस पैसे को उन्होंने कहीं और लगा दिया होगा, पॉसिबल। जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में, उस पर आपका कंट्रोल कैसे होगा? उस पर सेबी का कैसे कंट्रोल होगा? सेबी कौन होता है बैंक अकाउंट को कंट्रोल करने वाला? अनटिल अनलेस उस अकाउंट को उन्होंने फ्रीज ना कर लिया हो। और आप कंपनी के मेन अकाउंट को फ्रीज कर लेंगे तो कंपनी उस दौरान जो है कैसे वर्क करेगी? पब्लिक इशू में मिनिमम 6 महीने का टाइम लग जाता है। आप कहेगा हाँ सर 6 महीने, तो वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। सब दिखलाऊंगा आपको टाइम के साथ। तो उतने उतने दिन तक जो है वो कंपनी का अकाउंट फ्रीज रहेगा, सैलरी नहीं जाएगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, और जो प्रोडक्ट बिकेंगे उसका पैसा नहीं आएगा। हर जगह नेफ्ट में तो वही अकाउंट दिया हुआ है। क्लियर है? सर क्लियर। बढ़े आगे, है इजाजत? यस सर। चलिए अब जरा आते हैं हम कस्टोडियन पे। एकदम ध्यान से इस बात को जरा समझिएगा। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीनिंग की, डिक्शनरी मतलब की कस्टोडियन का, जल्दी से मुझे कोई बताइए कस्टोडियन का मतलब, डिक्शनरी मीनिंग। सर वो जिसकी कस्टडी में कोई चीज पड़ी हो, या जिस Is it required that person should be owner of that product, that thing, जिनके कस्टडी में? नो सर। या नो? नो सर। नो सर। नो कस्टोडियन का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि ये सामान उसी का होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कस्टोडियन का मतलब है कि उनके कस्टडी में उस चीज को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सेफली रखने के लिए रखा गया है, बस इतना ही मतलब है कस्टोडियन का। कस्टोडियन किसी जो है वो पर्सन का हो सकता है, कस्टोडियन जो है वो मकान का हो सकता है, कस्टोडियन किसी के पूरे जमीन जायदाद का हो सकता है, कस्टोडियन जो है वो पैसे का हो सकता है, किसी चीज का कस्टोडियन। कस्टोडियन आपके जो है वो स्टॉक का हो सकता है, कस्टोडियन आपके गोदाम का हो सकता है, स्टोर कीपर वगैरह जैसे, उनका काम जो है वो चीज को सुरक्षित रखना है, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन। अगर कोई कस्टोडियन का काम कर रहा है, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी के गोडाउन में आप सामान रखते हैं तो जरूरी है कि सामान उसी का है। मैंने बोला है किसी के गोडाउन में सामान रखते हैं, आपने रखा, वो आपसे रेंट लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना सर, वेयर हाउसिंग सामान को बेच लेगा? नो सर। सिर्फ रेंट लेगा, या सामान भी थोड़ा थोड़ा निकालता रहेगा, यूज करता रहेगा, खाता पीता रहेगा या बेचता रहेगा?
सिर्फ रेंट लेगा। कुछ भी नहीं करेगा, अगर कुछ करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट यही होगी कि मैं आपके सामान को सुरक्षित और सही कंडीशन में रखूंगा और उसके लिए हर वो स्टेप लूंगा जो स्टेप हमारे और आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, राइट। कहीं पे आपने अनाज की बोरियां रखी है और आपने अगर वहां रखी है तो उसमें लिखा रहता है कि इतने इतने दिन पे आप फ्यूमिगेशन और पेस्टिसाइड से छिड़काव कराते रहेंगे ताकि मेरा अनाज जो आपके गोडाउन में रखा हुआ है, जिसका मैं आपको क्या देता हूं, रेंट देता हूं, जो हमारे और आपके बीच में एग्रीड हुआ है वो पैसे देता हूं, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। तो कस्टोडियन का काम उस चीज को क्या करना है, जो एग्रीड टर्म है उसके हिसाब से सुरक्षित रखना, यही काम कस्टोडियन का है। अब यहां पे अगर हम कहें कस्टोडियन का मतलब, तो आम जिंदगी में तो कस्टोडियन का मतलब समझ गए, कोल्ड स्टोरेज में जो लोग सामान रखते हैं, एक तरह से बताइए वो कस्टोडियन का काम करते हैं या नहीं? यस सर। राइट, कस्टोडियन का काम करें ना। कोल्ड स्टोरेज में जो अपने सब्जी फल को रखते हैं, उन्हीं का थोड़ा ना होता है सारा फल सब्जी। अलग अलग लोग, किसी के पास एप्पल का जिनका बागान है, एप्पल का बागान है, एप्पल तब तक सुरक्षित जब तक पेड़ पे है, लेकिन क्या वो वैसे ही पेड़ पे लगा रहेगा, कुछ दिन तक खुद गिर जाएगा? खुद गिर जाएगा। जब वो तैयार हो जाएगा तो आप तोड़ लीजिए, नहीं तो खुद जमीन पे गिरा हुआ आपको मिलेगा। अब आप उसे उठा करके कहाँ रखिएगा, एक ही बार में तो सब बिकेगा नहीं, तो आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। क्योंकि आप देखते हैं एप्पल कैसे सालों भर आता रहता है। क्या सालों भर एप्पल होता है? सीजन होता है। अच्छा मुझे बताइए, मैंगो, आम जो है वो सालों भर जो है वो होता है, लेकिन आप देखिएगा आप अभी तो बहुत कम मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल वगैरह में जाएंगे, अभी तो छोड़िए, दिसंबर वगैरह में भी आम मिलता है। खाए हैं दिसंबर वगैरह में आम? अपने पैसे से नहीं खाया, मैं तो बहुत गरीब आदमी, आप लोग तो अमीर आदमी हैं। कभी क्लाइंट मीटिंग या, हाँ जी, मैंने तो घर पे ही खाया है। मेरी मम्मी स्टोर करके रखती है कोल्ड स्टोरेज दिसंबर में। यस सर, वो मम्मी इस टाइम पे जो लास्ट सेकंड लास्ट जो आता है ना, उस टाइम पे उसको स्टोर कर देती है। कहाँ पे रखते हैं? फ्रीजर में सर, प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बे में उसको काट के फ्रीजर में रख देते हैं, और फिर जब चाहिए तो अगर ऐसे ही वो लोग भी रखते होंगे, इसका मतलब, क्योंकि ये लोग भी, जैसे आप अगर, मुझे एक आध बार मौका मिला है कि 5 स्टार होटल में अपने पैसे से, पहले ही बताया गरीब आदमी, अपने पैसे से तो कुछ ना खाऊं, तो क्लाइंट मीटिंग वगैरह में अगर गया तो वहां पे दिसंबर वगैरह के समय में जो है, और बहुत महंगा महंगा, मतलब अगर पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग खुद जो है वो 3-3, 4-4 हजार रुपए किलो मंगाते हैं, पता नहीं कौन सा वो कैसा आम रहता है कि बहुत टेस्टी। तो जो भी है, मेरे कहने का मतलब कि उस सीजन में आम नहीं हो रहा है, लेकिन बचा करके रख रहे हैं, किस तरीके से, तो वो कस्टोडियन ही होंगे जो क्या करते होंगे, इसे रखते होंगे। अब वहां से उस चीज को लाना है और आपको उसका क्या करना है, बदले में किराया देना है। अगर हम बात करें यहाँ सिक्योरिटीज मामले में, तो वहां क्या है, आपने शेयर्स, इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया है, उन इंस्ट्रूमेंट को इस पर्सन का काम है अपने सेफ कस्टडी में रखना। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनका रियल यूज जो है वो होता है जब हम लोग म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, तो एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट के कारण, एक सेफ्टी मेजर्स के कारण जो है वो कस्टोडियन जैसे चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई सामान मेरे पास है और उस सामान को मुझे जो है वो किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो बड़े आसानी से मैं ही डिसीजन लूंगा और मैं ही वहां से गेट खोलूंगा, निकालूंगा, दे दूंगा। लेकिन सामान मेरे पास है, रखा हुआ कहीं और है, तो कम से कम एक और पर्सन होंगे जिन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा कि ये सामान उस जगह क्या करना है, भेजना है, या उस पर्सन को ये सामान हैंड ओवर कर देना है। यानी एक से ज्यादा लोगों तक कंट्रोल चला गया। ठीक वैसे ही सिक्योरिटीज वगैरह में क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी जिन्होंने पैसे लगाए हैं, तो पैसे लगाए हैं तो उसके थोड़े के लिए नहीं है, बड़े पैसे लगे हुए हैं, तो उन्होंने इक्विटी भी खरीदा, बहुत सारे कंपनी का डिवेंचर भी खरीदा, प्रेफरेंशियल शेयर डिफरेंट कंपनीज के खरीदे। अब उसे प्रॉपर तरीके से बस कस्टडी में रखने के लिए, खरीदने का डिसीजन उनका नहीं था, रखने के लिए जो है कस्टोडियन होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन भी लेते हैं। तो यही शेयर, यानी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो अपने कस्टडी में रखते हैं हमारे लिए, वो यहाँ पे क्या है, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। और कहा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है तो वो सेबी से लाइसेंस ला। सर इस काम के लिए भी क्या लाइसेंस की जरूरत है लाइसेंस की जरूरत। कल को बंदे ने जो मैनिपुलेट करके अपने ही नाम से चीजों को कर लिया, तो
तो क्या किया जाए। तो इसीलिए जो है वो सेबी ने इनके लिए रेगुलेशन बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था कि म्यूचुअल फंड बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ने कहा हुआ है कि अगर आपने किसी के पैसे लिए और उस पैसे से कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, इंस्ट्रूमेंट खरीदने का डिसीजन आपका, लोगों से जो पैसे आए हैं ये अलग अलग लोगों तक चीजों को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब ये है कि अगर पैसे मैंने लोगों से लिए हैं तो एक अलग पर्सन के पास पैसा रहेगा, वो पैसे से कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदा जाए ये डिसीजन कोई दूसरा पर्सन लेगा। खरीदने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ रहेगा, तो तीसरे पर्सन के पास, कस्टोडियन के पास। अब उसके बाद जो है जब भी ये जो है वो फिर बेचा और खरीदा जाएगा, उससे जो फिर पैसे आएंगे वो किसी और पर्सन के पास। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जो है वो जब तक ये 4-5 लोग बेईमान ना हो तब तक लोगों के पैसे जो है वो किसी तरह के फ्रॉड में ना लगे या उनके पैसे के साथ कोई स्कैम ना हो, ये सोच करके बनाया गया था। और उसी में कस्टोडियन भी एक जो है वो पार्ट है। तो देखिए, एक कस्टोडियन इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विस टू द क्लाइंट। द कस्टोडियन कीप द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। The custodian also provide incidental services, यानी उससे मिला जुला सर्विसेज, उससे रिलेटेड सर्विसेज, such as maintaining the account of securities, शेयर्स कितने आए कितने गए, कस्टडी में तो है ही, लेकिन कितना आपने कब बाय करके कब दिया और कब आपने उनसे वापस ले लिया। कलेक्टिंग द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ ऑन द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपका जो है वो बिहाफ पे उन्होंने आपका इक्विटी शेयर रखा हुआ 1 लाख इक्विटी शेयर, अगर इस पे 10-10 रुपए का डिविडेंड आया तो इस पे जो आपका बेनिफिट डिविडेंड का आया वो 10 लाख रुपए ये भी कलेक्ट करके जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाना। या आपके पास 1 लाख शेयर थे, कंपनी ने उस शेयर्स पे आपको जो है वो बोनस इशू किया। हर कंपनी ने जो है वो कहा कि हर 100 शेयर्स पे हम एक बोनस शेयर्स देंगे। बताऊंगा बोनस शेयर्स, अगर आपके पास शेयर्स है तो वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स पे मुफ्त में मिलने वाला शेयर्स होता है। क्यों कंपनी इशू करती है, कैसे करती है, सब पढ़ाऊंगा जब पब्लिक इशू पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जान जाइए कि बोनस इशू का मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास अगर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे वो देते हैं कि जिनके जिनके पास कंपनी के 100 इक्विटी शेयर है उनको 1 शेयर बोनस का मुफ्त में। आपके पास 1 लाख शेयर है, कितने शेयर बोनस इशू का मिलेगा? 1000। घूम गए या सब कुछ सुरक्षित है? 1 लाख इक्विटी शेयर है, कंपनी ने बोला हर 100 शेयर पे 1 शेयर मुफ्त में दूंगा बोनस इशू का। कितने शेयर मिलेंगे आपको बोनस इशू का? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, 1000 हो गया। ठीक है, ये 1000 फिर से वो अपने कस्टडी में ले लेगा। अब टोटल 1,01,000 आपके शेयर्स हो गए। यही इसका मतलब है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी जो भी बेनिफिट आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ क्लाइंट, जो आपके एसेट है उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि याद रखिए कस्टोडियन का मतलब सिक्योरिटीज के मामले में कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था कस्टोडियन सिक्योरिटीज का हो सकता है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी का हो सकता है, कस्टोडियन जो है वो पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए दिया है कि और भी कोई एसेट अगर है तो उसको प्रोटेक्ट करना। ओपन अ सेपरेट कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच क्लाइंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि सबके चीज को सबके साथ मिक्स नहीं कर देगा। हर एक क्लाइंट के लिए वो क्या करेगा, सेपरेट जो है वो कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट बनाएगा। ये उनका अकाउंट है, कितना आया कितना किनके पास से गया है, कहा ये हर पर्सन के लिए इंडिविजुअली बनाएंगे। अब आप कहिए कि इससे जैसे इसको पे आप इतने देर फंसे थे, वैसे ही मुझे बताइए कि ये क्यों बनाया अलग अलग, क्या मतलब हो गया कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट, क्यों अलग अलग बनाया? सर जैसे अमाउंट जो है वो मिक्स ना हो उनका। कुछ नहीं, कंट्रोल आसान हो जाएगा। अगर मेरा अलग अकाउंट है, आपका अलग अकाउंट है, किसी का अलग अकाउंट है, तो ऐसे में मिक्स नहीं होगा। पता चला मेरे सिक्योरिटीज, मेरे इन्फोसिस के, ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी इन्फोसिस के इंस्ट्रूमेंट दिए, मेरे इन्फोसिस के जो है वो 100 शेयर है, तो क्या ऐसे केस में जो है वो आपके दिव्यांश के या विक्रम का, इनका इन्फोसिस का शेयर नहीं हो सकता? हो सकता है। इनके 200 शेयर है, इनके 300 शेयर है। अब उन्हें करना ये नहीं है कि एक ही जगह 600 शेयर्स रख दिए इन्फोसिस के, नहीं, तो क्या करेंगे सर, नेम वाइज अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। हाँ, मेरे लिए अलग से अकाउंट जिसमें इन्फोसिस के कितने शेयर रखेंगे? 100, विक्रम के लिए अलग और दिव्यांश के लिए 200 अलग। विक्रम वाले में 300 रखेंगे, दिव्यांश वाले में 200 रखेंगे। कल के डेट में यहां से अब अपना वो निकालते हैं 50 शेयर,
तो ये नहीं है कि टोटल में से 50 वो निकाल करके दे देंगे, 550 कर देंगे, टोटल में से कमी होगा। लेकिन दिव्यांश वाला जो है वो 200 से माइनस करके कितना कर देंगे? 150। ये बात समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ सहूलियत के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए। दिस ऑल एस्पेक्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ व्हाट? देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड एंड अवॉइडिंग द, कोई भी अगर फ्रॉड जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उन सबको रोकने के लिए सेबी ने किया है कि भाई हो जाए उसके बाद जो है वो हाथ पैर मलो, इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है हम पहले से ही क्या रखें? प्रिकॉशन रखें। रिकॉर्ड एसेट, ऑब्वियसली बात है, सारे एसेट का रिकॉर्ड रखेंगे, जो भी एसेट हो, जिस भी तरह का एसेट दिया गया, चाहे वो सिक्योरिटीज हो चाहे कोई और है। और रिकॉर्ड एसेट का मतलब होता है आना जाना, किसके थ्रू आया किसके थ्रू गया। कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज, अगर कोई सिक्योरिटीज है, अगर कोई सिक्योरिटीज, जिन सिक्योरिटीज का रजिस्ट्रेशन, अगर उसपे कोई चार्ज वगैरह क्रिएट है और तब सिक्योरिटीज दिया गया तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो सिक्योरिटीज का क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं जो रजिस्ट्रेबल होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आपको कुछ याद हो तो उसमें दिया रहता है कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, किस तरह के डील के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर कहीं भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज है, तो उसका क्या किया जाए? रजिस्ट्रेशन। नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? 50 करोड़। अगर किसी का नेटवर्थ 50 करोड़ है तभी वो किसकी तरह काम कर सकता है? कस्टोडियन। क्लियर है ये चीज? यस सर। जल्दी बताइए, कस्टोडियन क्लियर? यस सर। और कस्टोडियन को कहां बोला है मैंने? कस्टोडियन का एक एस्पेक्ट जो है वो मेजर एस्पेक्ट के लिए कहां रेफर किया है आपको? म्यूचुअल फंड्स। तो याद रखेंगे ना, ये जब म्यूचुअल फंड में पढ़ाने लगूंगा तो पूछूंगा आपसे कि भाई बताइए, कुछ चर्चा हमने पहले भी की थी इसके बारे में। चलिए, तो अब आप फिलहाल इसको फटाक से डन कीजिए, तो हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पे। कीजिए। डन सर। डन सर। सबको कर लेने दीजिए। बच्चे सबका डन है? बढ़ू आगे? हाँ जी सर। सर अभी लिखा नहीं है। नहीं सर, तो लिख लीजिए, लिखने के लिए बोला है, आप ही लोगों ने डन बोला। लिख लीजिए, बताइए फिर।
डन सर। एक मिनट सर। सर डन। और नेक्स्ट पे एक मिनट सर, एक मिनट। लिखिए तब बताएं। डन सर। डन सर। आइए नेक्स्ट पे फिर। डन सर। बाकी लोग भी करके बताएं। डन सर, डन। सबका डन है, रुकना है, बढ़े आगे। सर डन। डन कर लीजिए तब बताइएगा। हो गया। चलिए फिर अगले इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, अगले इंटरमीडिएरीज पे। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, क्योंकि ये तीन तो मैंने बोला एक साथ करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, तब इसमें लिखने वाला काम कीजिएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसा इंटरमीडिएरीज है जो किसी भी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को रेट करता है। क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट को।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो बैंक्स को भी रेट करता है, बड़े सारे चीज करते हैं। हमारे केस में यहाँ पे जो ये काम करेंगे वो है किसी भी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट का रेटिंग करना। अब किसी कंपनी को ये रेटिंग देते हैं या इंस्ट्रूमेंट को? तो ये देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ध्यान से। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे कहा जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताइए कि दिनेश की पढ़ाई कैसे चल रही, दिनेश के पापा ने मुझसे पूछा कि बताइए दिनेश की कैसी पढ़ाई चल रही है, तो अब उन्होंने बोला कैसी पढ़ाई चल रही है। अगर वो मुझसे पूछे कि दिनेश जो है वो एसएलसीएम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा जुरिडिक्शन सिर्फ हो जाएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ किस सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, एसएलसीएम, सिक्योरिटीज लॉ का। हो सकता है कि दिनेश जो है वो एसएलसीएम में अच्छे हो, और हो सकता है कि ईबीसीएल में खराब हो, या एफएसएम में खराब हो, या उल्टा भी हो सकता है कि ईबीसीएल में अच्छे हो, एफएम में अच्छे हो, लेकिन एसएलसीएम में क्या हो, उनका परफॉर्मेंस खराब हो। और ये भी हो सकता है कि दिनेश जो है वो जी लो अपनी जिंदगी वाला स्टाइल में जी रहे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आगे आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि जो है यहाँ जी भर जियो, कल ये समा फिर होना। तो मुझे कोई ये राइट नहीं है कि मैं उनके जो है वो लाइफ स्टाइल और बाकी चीज पे जो है वो शानदार जो है वो टिप्पणी करूं, बिल्कुल नहीं। ये राइट मुझे नहीं है। मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास सिर्फ एक ही राइट है, और वो है कि मुझे उनके एसएलसीएम के परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो किसको बताना है, उनके पापा को, सिर्फ एसएलसीएम के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उनका काम होता है कि किसी कंपनी के पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को रेट करना। मुझे बताइए, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंफोसिस के डिवेंचर को अच्छा रेटिंग दिया है, तो जरूरी है कि इक्विटी को भी उतना ही अच्छा रेटिंग देंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जरूरी है कि आपका सारा सब्जेक्ट इक्वली गुड हो, नहीं। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा, कोई अलग रेटिंग पे, कोई थोड़ा जो है वो उससे खराब हो, कोई बहुत खराब हो। ठीक वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है एक ऐसी एजेंसी है जिनका काम जो है वो कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग देना। अब इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग देने के बाद इसका क्या अचार बनाना है, होना क्या है? कहा गया कि इसका होना यह है कि कंपनी जब पब्लिक इशू करती है तो अपने प्रोस्पेक्टस में क्रेडिट रेटिंग का रेटिंग लिखती है। क्यों लिखती है वो सुनिए। कंपनी अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में हर चीज बता रही है, सारे चीज बता रही है, एक एक चीज करके बता रही है। कौन कौन से एक एक चीज बता रही है? हर एक चीज, हर एक बात बता रही है। कौन सी चीज, कौन सी बात बता रही है? कंपनी कह रही है कि हम जो है वो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारे यहाँ कैसे लोग काम कर रहे हैं, कौन डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, पिछला जो है वो कैसा सब कुछ रहा था, कब कब डिलीवरी दिया, सारा डिटेल दे रही है। लेकिन मुझे बताइए, क्या हर आदमी इतना कैपेबल है कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ के, 200 500 पेज के ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं, सब दिखलाऊंगा आपको, पढ़ करके, पूरा पढ़ करके तब जाकर के जो है वो इन्वेस्टमेंट करें? क्या आपको लगता है? शायद मुझे लगता है इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या 1% से भी कम होगी। हम और आप अभी कंपनी, आप जो है वो सीएस कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सीएस करते हुए में, सीए करते हुए में, सीएमए करते हुए में, या कुछ हो सकता है तीनों कर रहे हो, साथ में एमबीए भी कर रहे हो। ऐसे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बावजूद आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुने सुनाए बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सही से बताइए, क्या किसी कंपनी का पूरा 200 300 500 पेज का ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ के क्या इंस्ट्रूमेंट लिया? 500 पेज तो अपने सब्जेक्ट का ना पढ़ते हैं, दम निकलने लगता है, बोलते कहीं से पतला नोट्स ले लो या कुछ ये ले लो, शॉर्ट हैंड में चल लो, यहाँ ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ऐसे में सेबी ने कहा कि एक ऐसा हम इंटरमीडिएरीज बनाते जिनका यही काम होगा, क्या देना? रेटिंग देना। अब इनका जो रेटिंग देने का तरीका होता है, ये सिंबल में देते हैं। किस में देते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को, भी लिखने पे नहीं, लिखने के लिए टाइम में देता ही हूं, थोड़ा यहाँ पे लिखने दीजिए, यहाँ जाने दीजिए बातों को, ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था, ये छोटा सा एक पॉइंट दे दिया गया है,
सिलेबस को आपके कम करने के लिए, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा चीज बहुत छोटे में समझाना रहे और दम लगता है, तो इसीलिए मुझे बोलना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा ये आपका शॉर्ट नोट्स जैसा नहीं, लेकिन सुन लीजिए ताकि आप इसको समझ पाए। तो अब सेबी ने कहा कि इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए हमने एक जो इंटरमीडिएरीज बनाया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उनका काम है रेटिंग देना, परफॉर्मेंस बताना, और ये जो परफॉर्मेंस वो बताएंगे सिंबल में। जैसे मूवी का आप देखते होंगे, मूवी का रेटिंग जो है वो स्टार ऐसे 1 स्टार करके, फिर जो है वो डबल स्टार कुछ ऐसे करके नहीं देते हैं रेटिंग, उसमें जो है वो ऐसे करके हाफ कर देंगे। हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो 3 स्टार दे और हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो 2 स्टार दे। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन, या नहीं हो सकता? हो सकता है सर, क्योंकि ये रेटिंग लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। हाँ, सबके इवैल्यूएट करने के तरीके जो है मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन फिर भी मोर और लेस सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे रेटिंग क्या हो सकता है, अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। हो सकता है कि कोई भी बंदा, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जब मैं NIRC में क्लास लेता या आपका जब फिजिकल क्लास लेता सामने होता, तो उस क्लास में किसी भी तरीके से फोन अलाउड नहीं है, फोन निकालना ही अलाउड नहीं है, दिखना ही नहीं चाहिए, बैग में रहना चाहिए साइलेंट होकर के। मेरे लिए अगर कोई बच्चा उस बीच में फोन देख लिया तो मेरे लिए क्राइम है, ऑफेंस है। मेरा बस चले तो मैं फांसी पे लटका दूं और क्लास से तो निकाल ही देता हूं। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा टीचर बोले सब चलता है, आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बीच में व्हाट्सएप भी कर रहा है, कुछ अपना गेम सेम भी खेल रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये अलग अलग थोड़ा परसेप्शन हो सकता है या नहीं? हो सकता है। ठीक वैसे ही जब कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी तो थोड़ा बहुत उनका वेरिएशन हो सकता है स्टैंडर्ड, कि हम इस बेसिस पे करेंगे, हम इस बेसिस पे करेंगे, लेकिन ओवरऑल जब वो एनालिसिस करेंगे और वो बना बनाया एनालिसिस को सिंबल के फॉर्म में देते हैं। कोई लिखेगा A+, आप इंफोसिस के शेयर को, हो सकता है किसी ने जो है उसी चीज को लिखा AB+। अब A+ का क्या मतलब वो बतला देंगे, आउटस्टैंडिंग। हो सकता है AB+ का मतलब एक्सीलेंट हो, वेरी गुड हो, किसी के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप दे रहे हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रेटिंग जो देते हैं, लेकिन उस सिंबल का क्या मतलब है ये आप डिफाइन कर देते हैं, उसको आप लिख देते हैं। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्राइसिल, केयर, इक्रा, ऑनिक्रा, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, S&P, मूडी, ये सब जो है बड़े बड़े जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। इनमें से कुछ तो बैंक्स और कंट्री तक को रेट करते हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटीज को रेट करेंगे कंपनी के। अब कंपनी इनके पास जाएगी, लेकिन कंपनी सिर्फ उन्हीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगी जिसको सेबी ने टू वर्क एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है। रीजन, उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, उनकी रेटिंग। रीजन ये है कि पता चला कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को खिला पिला करके कंपनी ने क्या ले लिया, अच्छा, रेटिंग। अच्छी रेटिंग है। अच्छी रेटिंग ले ली। अगर बहुत अच्छी रेटिंग ले ली तो अब इससे बताइए लोग जो है वो मैनिपुलेट हुए या नहीं, मिसगाइड हुए या नहीं हुए? यस सर। तो इसीलिए अब आप कहेंगे सर फिर भी कोई कर लिया तो कर लिया तो उसके ऊपर इथिकल, क्रिमिनल सारे तरह के ऑफेंस चलेंगे, लाइसेंस सीज होगा। लेकिन सेबी ये लाइसेंस वगैरह देते वक्त इसीलिए इस तरह की चीज का ध्यान रखती है कि इसको कितना सेंसिटिव काम करने का हम लाइसेंस दे रहे हैं, वो हर तरीके से उतना ही जो है वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है to provide rating of particular instrument of particular company। एक ही कंपनी के शेयर्स का रेटिंग A+ हो सकता है, उसी कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर्स का रेटिंग हो सकता है B, यानी एक का वो हो सकता है आउटस्टैंडिंग दे, एक का जो है वो ठीक है वेरी गुड दे दिया, और एक का पूरा भी दे सकते हैं। अब इन चीजों के बेसिस पे आप क्या करते हैं, इन चीजों के बेसिस पे आप उसमें जज करते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर पब्लिक इशू में आप एक से ज्यादा का जो है वो रेटिंग लेते हैं तो बताइए पब्लिक के बीच में अच्छा जो है वो मैसेज जाएगा या नहीं? एक से ज्यादा रेटिंग एजेंसी का कंपनी रेटिंग लेकर के ऑफर डॉक्यूमेंट में दे रही है, बताइए लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं? यस सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा कि देखो कंपनी में दम है, तभी तो कितने कंपनी से दो कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग जो है वो दे रही है। लेकिन अगर आपने 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग लिया, 2 ने जो है वो बहुत अच्छा बोला और एक ने खराब बोला, तो क्या कीजिएगा, अच्छा वाला बताइएगा और खराब वाला नहीं बताइएगा?
कहा गया कि आपने अपने ही सर पे कुल्हाड़ी मारी, अगर आपने 3 से रेटिंग लिया तो सेबी कहता है बताना पड़ेगा आपको। नहीं लेना है रेटिंग, 1 से लीजिए चलेगा, 2 से लिया है दोनों बताइए, 3 से लिया है तीनों बताइए, चाहे जो है वो 2 ने अच्छा बोला 1 ने खराब बोला तो भी बताइए, वरना हमने आपको नहीं बोला 3-3 से लेने का, हमने आपको बोला रेटिंग लेने, आप 1 से भी ले लीजिएगा तो क्या होगा, चलेगा। आप कहिएगा सर इस तरह का चीज क्यों कि 1 से भी अगर जो है वो रेटिंग ले लिए, 3-3 से लिया और 1 ने जो है वो क्या किया, ना बोल दिया, 1 ने जो है वो खराब बोल दिया, तो कहा गया कि जब भी आप कहीं कोई ओपिनियन लेते हैं तो उस ओपिनियन के बेसिस पे कोई और पर्सन भी अपना ओपिनियन डिराइव करता है, तो इसीलिए आप दोनों ही बातें बता दीजिए, अच्छे वाला भी बता दीजिए और खराब वाला रेटिंग भी बता दीजिए, एंड लेट द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर दे हैव टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट। ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। लेकिन अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी अपना जो है वो सिंबल है कि जो है वो किस चीज का कैसे रेटिंग देंगे, कोई बात नहीं, जो भी सिंबल है वो उसको वो डिस्क्लोज करेंगे, हम उसके बेसिस पे उसे जानेंगे। रेटिंग देने का जो है वो तरीका है, किस किस चीज का ध्यान रख करके करते हैं, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह वो देखते हैं, कंपनी का कैपिटल कितना, एसेट कितना, कंपनी के मैनेजमेंट में किस तरह के लोग, कंपनी का ये अपना एक स्टैंडर्ड है क्या करने के लिए, उसको रेट करने के लिए। ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट वगैरह है तो उसके लिए उनका अपना जो है वो तरीका है रेट करने का। कहने का मतलब है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग उनके क्या है तरीके हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट का अलग तरीका हो सकता है, उनका जो है वो एसेट को क्या कहते हैं, इक्विटी को जो है वो रेट करने का अलग तरीका हो सकता है, प्रेफरेंसेस का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को टू वर्क एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे, सेबी से, और उसके बाद कंपनी उन्हें पे करती है और कंपनी से पैसे लेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर खराब है तो भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी कि कंपनी से पैसे लेगा लेकिन कंपनी के तरफ जो है वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल अनबाइस्ड होकर के काम करेगा। अब इसमें ये मत पूछिएगा हम भारत में रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 100 में 100 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। तो इसीलिए यहां ध्यान रखिएगा कि हम इलीगल चीजों के डिस्कशन में नहीं जा सकते हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। सेबी ने उस तरह का आपके लिए इंतजाम किया हुआ है और इन लोगों का रेटिंग आप कहिएगा सर तब तो हम मिनिमम लेंगे, 1 का ले लेंगे, बिल्कुल आप लीजिए। आपकी पब्लिक इशू है, आपने 1 रेटिंग एजेंसी का रेटिंग दिया हुआ है, सामने वाले ने 3 का दिया, मुझे बताइए मुझे किस पे ज्यादा भरोसा होगा, आप पे या 3 वाले पे? 3 वाले पे। और आपका 1 रेटिंग जो है वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, और आप अगर दूसरे से कराते तो भी शानदार ही आता। क्यों शानदार आता? क्योंकि आपकी कंपनी बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी आपने रेटिंग जो है वो क्या किया, एक ही जगह से कराया, और आपके ठीक जो है वो पैरेलल में जो आपके कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए आप टीसीएस है तो इन्फोसिस ने 3-3 का करा करके पब्लिक इशू ला दिया, एक साथ ला दिया। अब क्या होगा, अगर एक साथ पब्लिक इशू आया तो ये सब जो डिफरेंशिएट करने वाले चीज होंगे या नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर होंगे या नहीं कि किनके ज्यादा रेटिंग है, होगा या नहीं? अगर अलग अलग समय में होता तो अलग बात होती। जरा सोचिए एक ही समय में 2 मूवी रिलीज हो जाए, अच्छे अच्छे एक्टर की भी होती है, तो भी कहीं ना कहीं दोनों के कमाई पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? लोग चूज करने लगते हैं, मेरे पास एक ही फिल्म देखने का टाइम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये इस फिल्म को भी देखते हैं और उस फिल्म को भी देखते हैं। अगर ये अलग अलग टाइम पे आता, अब एक ही टाइम पे आया तो भाई अभी मैं इसे ही देखूंगा। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इन सब चीजों का असर डायरेक्टली आपके सब्सक्रिप्शन से है, इसीलिए कंपनी को रेटिंग लेना है। अगर एक बार आपने रेटिंग लिया और फिर उन्होंने जो है वो बाद में आपको दोबारा रेटिंग लेना पड़ता है, जो पीरियोडिक टाइम होता है, उस समय भी आप इसे क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। जितने रेटिंग मिले सारे के सारे रेटिंग क्या करने पड़ेंगे, पब्लिश करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कि आपसे कोई लास्ट पॉइंट बोला था वो वापस बताएंगे, फिर से बोलिए। आपने जो अभी लास्ट स्टेटमेंट बोला था वो वापस बताएंगे। क्या बोला था? मैं तो बहुत तो वही कि है ना, आप वो पीरियोडिक रेटिंग वाला कि वो बार बार लिया। अगर आपने जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लिया, आज लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज लिया और सारी जिंदगी का काम खत्म। सेबी ने कहा हुआ है कि किस किस तरह के इशू के केस में कितने कितने दिनों पे दोबारा रेटिंग को क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो उन्हें बार बार अपडेट करनी पड़ती है अपनी रेटिंग्स को। क्या करेंगे? अपनी रेटिंग्स को अपडेट करना पड़ता है, मतलब कि चेन बार बार लेनी पड़ती है न्यू रेटिंग्स। इसीलिए क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने आपके कंपनी में पैसे लगाए, जिस समय लगाया उस समय का रेटिंग मुझे पता था, उसी जो भी रेटिंग उस समय दिया गया था, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सबको देख के दिया गया था।
अब अगर मान लीजिए कि कल के डेट में कंपनी प्रोजेक्ट ला रही, रेटिंग अच्छा हो रहा है या कोई खराब भी हो रहा है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि मैं यहां से एग्जिट करूं या इसे और दिनों तक क्या करूं, होल्ड करूं। तो ये फायदा होगा इन्वेस्टर का, इसीलिए सेबी ने ऐसा बोला है। लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वो टाइम होता है, इसलिए उसे याद मत रखिए कि किसमें कितना होता है। अलग अलग के लिए, कुछ के लिए एक बार आपने ले लिया, आगे आपकी मर्जी, रेटिंग लेना है लीजिए, नहीं लीजिए। कुछ के लिए कि पेरियोडिकली हर साल रेटिंग लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर कहीं इस पे एक खास तरह का क्वेश्चन पूछे जिसको हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, और वैसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 2 से 3 रहता है और एसएलसीएम में जरूर रहता है। अब अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ टेकिंग क्रेडिट रेटिंग फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, सारे आंसर मत दे, कुछ बताइए कितने डायमेंशन में आंसर जाएगा। चलिए, इस पे सोचने का आपको मैं टाइम दूंगा, पहले इस पे बात कर ले ताकि आप थोड़ा और सोच सके इस पे, तब मैं बताऊंगा। और देखिएगा कि एक छोटे से क्वेश्चन में, ओपन एंडेड क्वेश्चन में कैसे जो है वो अलग अलग जो है वो सोचने का तरीका कितने मार्क्स को जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट कर देता है। Means a body corporate which is engaged in or proposed to be engaged in the business of rating of securities offered by way of public or right issue, चाहे पब्लिक इशू, राइट इशू, किसी भी इशू। नेटवर्थ कितना होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का? 5 करोड़। मिनिमम 5 करोड़। Credit rating is extremely important and not only plays a role in investors' protection but also benefit industry as a whole in term of direct mobilization of saving from individual। कहीं ना कहीं ये मैटर करेगा, आपकी मदद करेगा बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के फायदे सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन्वेस्टर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, बट ऑल्सो इससे हमारे पैसे क्या होते हैं, चैनलाइज होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, लोग फटाफट लेते हैं। इन्वेस्टर को तो मदद मिला ही मिला, लेकिन साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी में पैसे भी आए। Rating also provide a marketing tool to the company and its investment banker in placing company's debt obligation। अगर कहीं रेटिंग अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट को बेचने में उन्हें मदद मिलेगा या नहीं, उनका अच्छा इन्वेस्टर बेस बना पाएंगे या नहीं। यस सर। और एंड कंफर्टेबल विद द लेवल ऑफ रिस्क। अब देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसी से वो आंसर निकल करके आएगा, लेकिन मैं देखता हूँ आप किस तरह से कितना शानदार आंसर पहुंचा पाते हैं। रेटिंग ऑल्सो इनकरेज डिसिप्लिन अमंग्स कॉर्पोरेट बोरोवर to improve their financial structure and operating risk to obtain the better rating। ऑब्वियस सी बात है, अगर बार बार इवैल्यूएशन हो रहा होता है तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं। अगर घर में ही है, देखते हैं किसी जगह ज्यादा टेस्ट वगैरह हो रहा हो, टीचर ज्यादा चीजों को पूछ रहा हो, अभी जैसे मैं आपसे बीच बीच में कुछ पूछता रहता हूँ, ये भी एक वजह रहता है कि आप थोड़ा अलर्ट अटेंटिव रहते हैं कि मैं पता नहीं कब जो है पूछते हो, कभी कभी तो नाम लेकर के पूछ देंगे भरी सभा में, किसी कार्ड ढूंढने लगेंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर कहीं भी किसी भी चीज का बार बार जो इवैल्यूएशन हो रहा हो तो वैसे केस में वो क्या करना चाहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। तो इसीलिए अगर रेटिंग होना है तो वो क्या चाहेंगे, अच्छा परफॉर्म करते रहे ताकि उनका रेटिंग जो है वो ग्रेजुअली क्या होता जाए, इंप्रूव होता जाए। क्लियर है सारी बातें? यस सर। अब आपको कुछ पूछना है इसमें, जल्दी। सर जो फोर्थ पॉइंट है उसका जो सेकंड पार्ट है कि इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन प्लेसिंग कंपनीज डेट ऑब्लिगेशंस, इसका थोड़ा मतलब अनक्लियर था। कहां पे आप है, किस पॉइंट में है? सर फोर्थ पॉइंट मार्केट रेटिंग आल्सो प्रोवाइड्स मार्केटिंग टूल, वो तो क्लियर है, बट जो उसका सेकंड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उसको एक बार विद द इन्वेस्टर बेस दैट इज अवेयर एंड कंफर्टेबल विद। Rating also provide a marketing tool to company and its investment banker in placing company's debt obligation with investor base that is aware of and comfortable with the level। आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए जो है आपको लोगों तक पहुंचाना, इंटरमीडियरी जिनको सब्सक्राइब करवाना है चीजों को, ऐसे केस में अगर आपका अच्छा रेटिंग होगा तो मैंने बोला है कि मैं आपके चीजों का सब्सक्रिप्शन वगैरह कराऊंगा, तो मेरे केस में मेरे लिए वो आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रिस्क कम इन्वॉल्व रहेगा। लोगों तक मैं जब बोलूंगा कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो मेरे तक मुझे कमीशन मिलना है ये इंस्ट्रूमेंट जब मैं क्या कराता हूं, आपके सब्सक्राइब करवाता हूं, तो मेरे लिए आसान हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अब आपको इसी चीज के अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है, इसके लिए पहले इसे लिख लीजिए और उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन रहेगा, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग
बेनिफिट्स ऑफ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अब ये मेरे लिए आप लिख के दिखलाएंगे और ये आप करेंगे 5 मार्क्स के लिए, और ये अभी करना रहेगा। देखो स्पॉन्टेनियसली क्या समझते हैं, कितने डायमेंशन में आप समझ पाते हैं, पता नहीं, जैसे भी हो। मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद आंसर की तरफ में चला जाऊंगा। मुझे थोड़ा देखना है कि आपको इस तरह के सडन क्वेश्चन जिसके बारे में पता है और कैसे उसको आप कितना ब्यूटीफुल तरीके से कर पाते हैं। क्लियर है बात? कर पाएंगे? Yes, sir. कोशिश तो कीजिए, नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कैसे, या मैं ही सीधे बोल दूं? आपके Yes, सर sir. इच्छा। ट्राई करेंगे सर। हाँ, एक बार कम से कम जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, तब तो लगेगा कि स्पून फीडिंग हो जाए। पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। बस सोचिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या क्या बेनिफिट है, किसके लिए बेनिफिट है, देखिए तो सही कि किस डायरेक्शन में आप जाते हैं। ये लिखने के बाद 2 मिनट का टाइम लीजिए, कम से कम एक रफ सा जो है वो करके रखिए ताकि आप मुझे बता सके सर देखिए इस पॉइंट से और इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, कीजिएगा। और ये नहीं कि डन करके आराम से बैठे रहेंगे, इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद अपने उस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे बोलेंगे कि सर मैंने लिख लिया है, मैं तैयार हूं सुनाने के लिए, या मैंने सोच लिया है। कीजिए। सर मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। फिर से बोलिए। मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। क्या करनी है? रिक्वेस्ट। कोई भी क्लास से रिलेटेड रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, टाइमिंग वगैरह का रिक्वेस्ट मत सर कीजिए। उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और है। बोलिए, फिर बोलिए। सर आप हमको जो क्वेश्चंस देते हैं ना, उसमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखवा दीजिए, उससे कि हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। कैसे पता चलेगा? एक ही क्वेश्चन, जैसे देखिएगा इसका एग्जैक्ट लिखवाऊंगा, अभी जैसे आप लिखेंगे उसके बाद मैं एग्जैक्ट लिखूंगा लिखवाऊंगा, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन होगा तो उसका डायमेंशन ही अलग रहेगा। तो मुझे बेसिकली आप में ये हैबिट डलवानी है कि अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का डायमेंशन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का डायमेंशन ही अलग होगा। तो इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा आपको घर में करना होगा। मैं कर दूंगा, देखिएगा अभी इसी क्वेश्चन का आप लिखेंगे, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट जो है वो लिख दूंगा लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट भी करा दूंगा, लेकिन पहले क्या करेंगे, आपकी हम try कोशिश करते होगी। यस चलेगा ये रिक्वेस्ट ऐसे? सर, बिल्कुल सर। चलिए कीजिए फिर।
सर डन। डन सर। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस कर लें और भी लोग। सर क्वेश्चन के भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एडवांटेजेस में, बेनिफिट्स में। उनका किया कुछ? सर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब एक बार जरा मैं थोड़ा क्लू देता हूँ। सबसे पहले कितने डायमेंशन में ये जा सकता है ये देखिए। अभी तो आपने लिखा है लेकिन पॉइंट्स नहीं, पहले डायमेंशन और तब उसके भीतर पॉइंट। अब ये डायमेंशन क्या है, इसका मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बेनिफिट किनको किनको होता है, जरा ऐसे करके चले। कुछ कुछ हिंट मिला? यस सर। सर वैसे ही लिखा। सारे लोगों के लिए है। सर मतलब पहले इन्वेस्टर्स का बताएं थोड़ा, उसके बाद कंपनी को मिलता है। तो अब अगर इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर एक डायमेंशन हुआ, उसके आप देखिए। और जो है वो कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं? थोड़ा सा मुझे इसमें क्राउड चाहिए, कुछ और बच्चों का चाहिए सर पार्टिसिपेशन। कंपनी भी तो हो सकती है। कंपनी हो सकती है। अच्छा, मत बताइए मत, थोड़े सा अपने मन में ही रखिए। और क्या है कंपनी को फायदा वो देखिए। तो दो ही हुआ, और भी डायमेंशन है छुपा हुआ, उस पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए बाकी लोग भी। और जो पॉइंट्स है डायमेंशन है उसमें पॉइंट्स देखिए क्या। Company amongst public, ability to attract. Sir, I have written, but I'm not sure सही है कि नहीं। सर मैंने 3 डायमेंशंस के बेसिस पे लिखा तो है अभी। मैंने भी सर। तो मैंने 2 डायमेंशन। अब मुझे बताइए सबसे पहले, अच्छा कौस्तुभ, मैं गलत तो प्रोनाउंस नहीं करता हूं आपका नाम? कौस्तुभ यही नाम है या कुछ और नाम है? सर यही है कौस्तुभ। कौस्तुभ, ओके, बताइए। सर जैसे कि मोटिवेशन भी देगा कंपनी को फॉर ग्रोथ के लिए। फिर से बोलिए। सर कंपनी को मोटिवेशन देगा फॉर ग्रोथ। नहीं, सबसे पहले डायमेंशंस, हु आर बीइंग बेनिफिटेड, किनको किनको फायदा है, क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का फायदा है, ये तभी पता चलेगा जब हम सबसे पहले अगर हमने पॉइंट्स में इसको सिर्फ लिख दिया फिर मार्क्स नहीं आएंगे।
ध्यान Sir, से can I- सुनिएगा। जिन बच्चे ने कहा कि सर एग्जैक्टली आप लिख के बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन में दो अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच आपका है कि आपने जो है वो पॉइंट्स वाइज लिखना शुरू कर दिया, कंपनी को ये फायदा, इन्वेस्टर को ये फायदा, दिस को दैट फायदा। वो नहीं, सबसे पहले कौन कौन जो है वो पिलर है, हु आर बीइंग बेनिफिटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। Sir, shall I? कौन सा आंसर? पहला Shall I? Sir, shall I? बोलिए। So the pillars or the dimensions who are benefited by the credit rating are first the investors. तो Then the फर्स्ट company कह रहे हैं ये इन्वेस्टर, ठीक Yes, है, sir. इन्वेस्टर। अब करेंगे बात की कैसे इन्वेस्टर, ठीक है। सेकंड Sir, second the company itself. कंपनी यानी ईश्वर, Yes, sir. Sir, then this various stakeholders and the company and the country government. नहीं गवर्नमेंट आपने बोला। Yes, sir. हाँ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कह रहे कैसे, इनसे ही पूछेंगे पहले और इनके पिलर सुनते हैं। नेक्स्ट वन Sir, stakeholders. अब क्या, अब कौन स्टेक होल्डर है? स्टेक होल्डर तो बहुत वेग टर्म होता है। Sir, stakeholders में उसके वेरियस जैसे कि उसके क्रेडिटर्स हो गए सर, और भी जिनको कंपनी से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन हो, उनके इंटरेस्ट। उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अच्छे होने या खराब होने से क्या मिला? सर, कंपनी को जो रेटिंग मिलेगी उससे। हाँ, तो उससे उनको क्या मिला? पब्लिक इशू के लिए जो पब्लिक होगी, शेयर होल्डर्स का फायदा हो सकता है। मुझे एक ही बताइए, जब मैंने ईश्वर आप ही लोगों ने बोला, ईश्वर बोल दिया, तो कंपनी और ईश्वर एक 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 चीज हो गए, कंपनी ईश्वर वन एंड सेम। अब जब आपने इन्वेस्टर बोल दिया तो इन्वेस्टर स्टेक होल्डर सब एक कैटेगरी में नहीं आ गए? यस सर। तीसरा आपने बोला गवर्नमेंट, कैसे बोला, क्या बोला, सोच के मुझे बताइएगा। और बताइए कुछ है कि किसी के दिमाग में कुछ और? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। स्टेकहोल्डर्स है। हाँ जी बताइए निशांत। सर मेरा आंसर थोड़ा लेंथी है, पूरा सुनाऊं? हाँ बोलिए, पहले मुझे डायमेंशन बता दीजिए, फिर आपको जो सुनाना होगा सुनाइएगा। डायमेंशन सर 3 डायमेंशन में मैंने लिखा है, पहला इन्वेस्टर, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट और तीसरा इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, ठीक है, रुक जाइएगा। और कोई डायमेंशन किन्हीं का? अभी तक मेरे पास 4 डायमेंशन हो गए टोटल में, देखो तो। एक आप ही लोग से निकल के आया इन्वेस्टर, एक जो है वो कंपनी यानी कि ईश्वर, और एक आपने गवर्नमेंट बोला, और एक ने जो है वो मर्चेंट क्या बोला? सर ब्रोकर। ब्रोकर। और कोई? सर सॉरी, इसमें गवर्नमेंट नहीं, वो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सॉरी सर, गवर्नमेंट नहीं इसमें सर। वो सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खुद भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो पैसे कमाएंगे इससे। नहीं, ये नहीं हुआ। ये क्योंकि वो तो बोरोवर। सर गवर्नमेंट की जगह इकोनॉमी ऑफ द कंट्री है सर, वो डायमेंशन। अच्छा, और कुछ? सर बोरोवर। बोरोवर, तो बोरोवर कौन हुआ? मतलब जैसे किसी को लोन्स चाहिए होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। किनको? कंपनीज, गवर्नमेंट्स और अलग अलग। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं। अंडरराइटर्स। तो मैं कह रहा हूं कि कंपनी तो क्रेडिट रेटिंग लेती है, तो उससे किसको किसको फायदा क्रेडिट रेटिंग से? बोरोवर। बोरोवर अगर आप बोलते हैं तो बोरोवर तो कंपनी हो गई, तो कंपनी तो आपने खुद बोल दिया। ईश्वर, बोरोवर, वन एंड सेम थिंग। कंपनी आपने बोला या ईश्वर, यही आप कह रहे हैं ना? कंपनी ना बोरो करेगी पैसे। हम तो अंडरराइटर भी आ सकता है सर। कौन? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर। अब देखिए आप लोग खुद पहुंच रहे हैं सही जगह पे, बस नाम नहीं दे पा रहे हैं उसे। सर इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे कुछ इसके अंदर। हाँ, इंटरमीडिएरीज। तो देखिए इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हम लोग जो है वो पगलेट जैसे हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो है वो चीज एक जगह पहुंचे। और जब तक ये आदत डेवलप नहीं होगी तो हर जगह जो है ना वही है, हर जगह तुझे बचाने तेरा बापू नहीं आएगा। सुना है ना ये डायलॉग? तो वैसे ही हर जगह आपकी मदद के लिए आपका टीचर नहीं आएगा, बस उनका काम आपको जो है वो इनकलकेट कर देना है कि खुद से खींचिए, निकालिए अपने में से। एक आपने बोला इन्वेस्टर, ठीक है भाई, इन्वेस्टर में सब आ गए ना? यस सर। चाहे कंपनी डिवेंचर इशू करी तो भी आप जो है वो इन्वेस्टर हुए, कंपनी जो है वो आपसे डिपॉजिट ले रही तो भी आप इन्वेस्टर हुए, कंपनी शेयर इशू कर रही तो भी आप क्या हुए? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। दूसरी पार्टी हो गई कंपनी,
चाहे वो शेयर इशू करे, चाहे डिवेंचर इशू करे, चाहे वो जो है वो बोरो करे पैसे डिपॉजिट के फॉर्म में। क्लियर है? दो। तीसरा भी आपने बहुत बढ़िया बोला, इंटरमीडियरीज। अब अगर मैं बात करूं पहले इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? सर इन्वेस्टर को इसमें ये फायदा होगा सर कि इन्वेस्टर्स को अगर ना एक तरीके से सर ना वो मिल जाएगा अश्योरेंस की, यहाँ कंपनी की अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो मतलब वो है ना अपना कैपिटल उसमें सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी इन द सिक्योरिटी। अगर मैं और आसान और क्रिस्प करूं तो इसका मतलब ये हुआ उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पर्सन में फायदा कैन होगा। टेक देयर डिसीजन इजीली। यस सर। अगर मैं बोलूं आसान शब्दों में तो ही कैन टेक देयर डिसीजन इजीली। उनको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी या नहीं? यस सर। चॉइस तो उनका है कि लेना है नहीं लेना है, बट डिसीजन लेने में मदद मिल रही है। यस सर। सर इसको इसमें अगर इलेबोरेट करके लिखे तो इसमें यस भी लिख सकते हैं ना कि हाँ आएगा, बिल्कुल इलेबोरेट करना रहेगा एकदम। आप जाइएगा पहले थोड़ा पे आते हैं तो कंपनी, आप इन्वेस्टर के एंड से एक पॉइंट तो हमें सीधा मिल गया कि दे कैन मेक देयर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे कैन मेक देयर डिसीजन वेदर दे हैव टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट। सर इन्वेस्टर का टाइम सेव करता है। क्या होता है सर? इन्वेस्टर्स का टाइम सेव करता है क्योंकि उन्हें ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना पड़ता। तो अगर हम जाएं तो टाइम सेव करता है। टाइम सेव करने के अगर अल्टीमेटली ये किस रिजल्ट पे पहुंचाएगा? इन्वेस्टमेंट हो वो इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम इसको कट करके एक जगह पहुंचना, क्योंकि हमें जो है 3-5 मार्क्स के लिए लिखना है, तो हमें ये भी देखना है कि डायमेंशन ना छूटे और उसके भीतर जो है बस एक क्रिस्प वाली चीज हम लिख दें। और टाइम रहेगा तो आप जो कहानी बनाना है बनाइए, लेकिन अगर आपने कहा कि टाइम सेव करता है, दूसरे ने कहा कि इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब मुझे बताइए कि कौन सा ज्यादा भारी पड़ेगा? सर इट हेल्प्स मेक देम इन्वेस्टमेंट वाला। तो इसीलिए हम लोग बस पंच लाइन पे जरा पहुंच गए। पहले हमने डायमेंशन तय किया, अब डायमेंशन एक छूटा हुआ है, चल रहे हैं। दूसरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के लिए भाई क्या फायदे हैं? Sir, it increases the market reputation of the company among the investors and helps it to secure the larger public base or larger investors base for the company, prepares larger investor base for the company, and it also helps them to generate larger capital on new market. अब अगर मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करूं तो it will help company to subscribe more and more their any kind of issue. Or sir, it also provides them a larger capital base. It will increase the subscription. Yes sir. क्लियर है? Yes sir. सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा एंड दे कैन इजीली रेज देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। सर ये भी लिख सकते हैं, it increase the market base for the company. क्या होगा? Market base for the company or the investors base for the company. ठीक है, मार्केट बेस मैंने जो बना है, मैं सीधे अभी पंच लाइन पे आ रहा हूँ, जोरदार मुक्के वाले पॉइंट पे पहले आ रहा हूँ। तो अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो दे कैन, it is helpful in making their investment decision. Yes sir. दूसरा, इधर से अगर कंपनी के एंड से चलूं तो it will help in subscribing more capital. Yes sir. अब ऐसे ही एक लाइन भी पहुंचते, बाकी जो भी इसके भीतर और आप लिखे सब चलेगा। Yes sir. ये बस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं जरा इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के लिए क्या अच्छा है? सर जो भी इंटरमीडियरीज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। इंटरमीडियरीज की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यस सर। इंटरमीडियरीज की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो इससे इंटरमीडियरीज का अल्टीमेट फायदा बताइए। सर जैसे अंडरराइटर है उसको परचेज नहीं करने पड़ेंगे, मतलब गारंटी जो उसने शेयर लिया था। इसका मतलब इट विल हेल्प, क्लाइंट्स बढ़ेंगे सर उनके। बिल्कुल। अगर मैं कहूं तो इंटरमीडियरीज का वर्क जो है वो कम हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. It will reduce the work effort of what? Intermediaries, and they will get good clientele. So Yes, sir. it reduces the burden of the intermediaries and it Get reduced. सिंपल सी है। Yes sir. उनका बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा? reduce हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें जोर वाला मुक्का भी मारना है, तो हम यही कह सकते हैं कि उनका बर्डन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। उनको हेल्प मिलेगा, उनका जो है वो कहिए जो ड्यूटी और जो ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है वो कम होगा। अब फोर्थ कोई और है? सर वो इकोनॉमी।
अब इकोनॉमी के जगह जो है आपने जो है वो चीजें ठीक कही थी, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी बस यूज करेंगे वर्ड। क्या यूज करेंगे? रेगुलेटरी बॉडी। अब रेगुलेटरी बॉडी में सेबी का काम क्या है ये बताइए। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर तक सही चीज पहुंचे, इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, एंड इन्वेस्टर कैन इजिली डिसाइड वेदर दे शुड मेक देयर इन्वेस्टमेंट और नॉट, बट बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन the person, the investor should get all the information, and all that means the easier things, on the basis of that they can come to the conclusion. मुझे बताइए, उनका काम है प्रोटेक्ट करना कि गलत चीज नहीं पहुंचे इन्वेस्टर तक और वो आसानी से डिसीजन ले पाए, यही काम है ना गवर्नमेंट का या रेगुलेटरी बॉडी का। जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती तो इससे उनका काम आसान हो गया कि नहीं? लोग गलत चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अगर रेटिंग है तो कम से कम ऑफर डॉक्यूमेंट की जगह उसको पढ़ करके तो अलर्ट होंगे। आप कहेंगे सर अगर उसको ही पढ़ के कोई नहीं अलर्ट होता तो तब तो उसका गला दबा के उसे मार देना चाहिए, तब तो उसे जीने का ही अधिकार नहीं। फिर वो कर क्या रहा है दुनिया में? इसका मतलब उससे पैसे सारे छीन लो। So basically we can say it increases, तो कम से कम इतना तो हो कि उसे पढ़ करके भी वो कम से कम क्या होगा? अलर्ट होगा, और उसे क्या मिला? एक गाइडलाइन मिला। दूसरी तरफ आपका जो सेबी या जो रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट है, जो भी है, इनका वर्कलोड इसलिए कम हो गया क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और फैसिलिटेटेड रहे। जब आपके पास रेटिंग एजेंसी का रेटिंग आएगा तो ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट फैसिलिटेटेड और प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो उस रेटिंग के बेसिस पे ही क्या करेंगे? अपना डिसीजन लेंगे। क्लियर है ये लाइन? यस सर। सर बेसिकली मैं एक बार जो इकोनॉमी कह रहा था वो बताऊं एक बार कि इकोनॉमी के डायमेंशन पे कैसे कह रहा था मैं? क्या चीज? सर मैं ये बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि कौन कौन इनसे बेनिफिट हो रहा है। कंपनी की इकोनॉमी को बेनिफिट तो किसी भी समय में होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो कंपनी के इकोनॉमी को बेनिफिट होगा ही। अगर मान लीजिए कि वो ये चीज जो है वो इस इन्वेस्टर को नहीं देकर के कहीं और लगा दे तो भी होगा। तो हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी ये देखना है कि डायरेक्टली कौन कौन से लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। कंपनी का इकोनॉमी, एक कंट्री का इकोनॉमी बहुत जो है वो वाइडर टर्म है और बहुत वेग सा टर्म है, तो जिसको बेनिफिट हर एक चीज से हो सकता है। अब आप एक चीज बताइए, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, मर रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, सब कुछ हो रहा है, कंपनी को तो हो ही रहा है बेनिफिट। आपका जो है वो इतना ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन और बाकी चीज इकोनॉमी में तो आ ही रहा है पैसा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल कहिए डिस्कशन होगा। इसलिए हम इस पॉइंट को छोड़ करके बल्कि क्या करेंगे, सीधे सीधे वो पर्सन देंगे जो इनसे बेनिफिटेड, इन्वेस्टर, इशूअर यानी कि कंपनी, इंटरमीडिएरीज एंड रेगुलेटरी बॉडी। क्लियर है? तो इसमें ये पॉइंट नहीं लिख सकते सर कि ना जैसे कि कंपनी अगर है ना ऐसे क्रेडिट रेटिंग मिल रही है कंपनी को, उससे है ना वो फॉरेन में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स में फॉरेन मार्केट में अपना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, सब एक ही जगह जाएगा। कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी में लिखिए सब्सक्रिप्शन ही तो होगा, और क्या जाएगा मुझे बताइए। अल्टीमेटली आपको रेटिंग मिला, क्या कीजिएगा? आप बाहर से पैसे लेस कीजिएगा, इसका मतलब क्या मिला आपको? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ, ऐसे ही तो मिले, और पैसे का मतलब सब्सक्रिप्शन है। जो आप इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं वो सब्सक्राइब होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट का नाम हो। नहीं सर, उससे जो फॉरेन कैपिटल है वो इकोनॉमी में आएगा, कंट्री में आएगा फॉरेन कैपिटल। तो क्या होगा? कोई भी कैपिटल, अगर फॉरेन कैपिटल हो चाहे कोई भी कैपिटल हो, अगर आपकी इकोनॉमी है तो इकोनॉमी तो वही चीज है, मैंने बोला कि हर केस में फायदा होना है। तो यहाँ पे हम बॉडी पे रहेंगे, ना कि किस पे चले जाएंगे, ना ही वेग पे नहीं जाएंगे, मेन बॉडी पे, जो बॉडी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिनके बारे में बता सकते हैं। लिखना चाहे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं बनेगा, लास्ट में लिखना रहे लिख देंगे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या क्या जो है बेसिकली बेनिफिट, या किसको किसको बेनिफिट है? तो एक कौन हो गया? इन्वेस्टर्स, एक इन्वेस्टर। फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या फॉलोइंग पर्संस आर बीइंग बेनिफिटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे भी लैंग्वेज जाएगा। फर्स्ट इन्वेस्टर, और एक लाइन लिख दिया। आपके पास टाइम है तो उसको जैसे करके और घुमा घुमा के जलेबी बनाना है बनाइए, लेकिन रिफ्लेक्ट ये होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स आर coming to the conclusion whether they have to make their investment or not. ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इन्वेस्टर आर गेटिंग बेटर आइडिया फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस हो गया।
अब आएंगे हम इशूअर या कंपनी। Company itself. कंपनी सब्सक्रिप्शन विल हाई आफ्टर गेटिंग गुड क्रेडिट रेटिंग। हो गया, पंच लाइन गया, काम खत्म। अब इसका जैसे और घुमाना है आप घुमाते रहिए, मार्क्स आपको इसके मिल गए हैं, ये अगर कन्वे हो गया तो। Yes. तीसरा, सर मेरे आपके पास इशूइंग कंपनी का the burden of intermediaries will get reduced because there will high chances of subscription, so automatically their obligation and responsibility will get reduced. And the client base also increases. ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ हमारे कौन थे? Regulatory body and government. Authority or government. The burden of regulatory body to protect the investor will automatically get reduced because the credit rating will help them to make their firm decision. Also increases the investors awareness. क्या होगा? Investors awareness increase कर देगा regarding. क्या होगा? इन्वेस्टर का अवेयरनेस, Investors का awareness increase होगा, so investors awareness gets increases. कहीं से और पढ़ेंगे, उल्टे उल्टे कहानी में नहीं जाएंगे, हमें सीधा सीधा बेनिफिट बतलाना है। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अवेयरनेस नहीं आ रहा, डिसीजन लेने में मदद मिल रही है। Okay, अब मुझे बताइए, अब अगर हमें आंसर लिखना है लिख लेंगे? Yes sir. सर एक आप मेरे को इशूइंग कंपनी से फिर से बता सकते हो, क्योंकि मेरा पावर कट हो गया था तो मेरा मिस हो गया था बीच में सारा। आवाज नहीं आई, फिर से बोले। सर मैं कह रहा हूँ मेरा इशूइंग कंपनी से सारा मिस हो गया था, क्योंकि पावर कट हो गया था मेरे यहाँ पे भी, तो मैं सुन नहीं पाया। जो बोला था उसी को लैंग्वेज बस मैंने दिया है कि देयर आर 4 काइंड ऑफ पीपल हु आर बीइंग बेनिफिटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फर्स्ट इज इशूअर, यानी कि कंपनी। द स्कोप ऑफ हायर सब्सक्रिप्शन विल इंक्रीज ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। लैंग्वेज भी बोलती है, कैपिटल भी तो कम हो जाएगी। तो जो सब्सक्रिप्शन है, सो दे विल गेट मोर कैपिटल। सेकेंड, investor. The investor will get better idea for making their firm decision, like whether they have to make their investment or not. Investor khata. Third, intermediaries. The work of intermediaries and the responsibility of intermediary will get reduced because better credit rating will increase the subscription. Khatam. Government or regulatory body. The burden of regulatory body to protect the investor will get reduced because the credit rating will give them some better tool to make their firm decision about the investment. Clear है? अब ये है आपके पॉइंट्स। अगर किसी ने ढेर सारा कहानी लिखा लेकिन उसने इन्वेस्टर को टच किया, उसने इशूअर को टच किया और 2 पेज लिख दिया, तो भी उसे जो है, अगर ये 4 मार्क्स के हैं तो उसने 2 मार्क्स के लायक ही लिखा है, क्योंकि अभी 2 क्राइटेरिया तो उसने टच ही नहीं किया है। यही कोई बच्चा जो है वो चारों के चारों डायमेंशंस को लिख करके एक एक लाइन सब में लिख रहा है, टोटल उसके 5-6 लाइन हो रहे हैं और दूसरे के जो है वो 10 लाइन हो गए थे, 12 लाइन हो गए थे, लेकिन उसने 2 ही डायमेंशन को टच किया था, तो उसे मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चंस का कहां तक डायमेंशन जाता है ये बहुत जरूरी है, रादर कि एक इन्वेस्टर पकड़ा खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। नहीं, च्युइंगम ज्यादा चबाएंगे उसका स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ आप चबाएंगे ही बस। तो वैसे ही है, एग्जामिनर को स्वाद नहीं आएगा। और यहाँ पे एमडीएच का चाट मसाला है नहीं कि थोड़ा छीट करके आएंगे कि अब स्वाद आया। तो इसीलिए सबसे पहला चीज है कि कितना स्कोप, कितना जो है वो डायमेंशन। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4 डायमेंशन लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो जितने अच्छे से आप लिखिएगा उतने अच्छे से मार्क्स आएगा। आपके पास टाइम है, उसमें जो है वो आप जितने पॉइंट्स को जैसे इंक्रीज करना है कीजिए। नहीं इंक्रीज हो रहा है तो जबरदस्ती मत खींचिए, बेस्वाद हो जाएगा। जो लाइन से वो लिखिए, लेकिन इंग्लिश पूरा लिखिए, आधा अधूरा मत लिखिए। सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए और पूरा मीनिंग निकलना चाहिए, बस ये होना चाहिए। ये नहीं कि इन्वेस्टर्स आर बीइंग बेनिफिटेड, ये नहीं होगा। क्यों? वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आपने कंपनी में बोला था कि हाई सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, एंड ये भी लिख सकते हैं कि रिड्यूस इन encouraging reducing use of borrowings। क्या हो जाएगा उससे? मतलब कि उनको इंकरेज करा जाएगा इस चीज से रेटिंग्स के थ्रू कि वो बोरोइंग्स कम ले। क्यों कम लेगा भाई? पहले आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा इशू करे उसी का ना रेटिंग मिलेगा। बार बार बोलो, भटकिए मत। कंपनी को रेटिंग नहीं मिलता है, कंपनी के किस चीज को मिलता है? इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज को। डिवेंचर इशू करने गए तो पहले ही तो बोरो करने गए हैं, आपने तो पहले ही तय कर लिया ना बॉस कि डिवेंचर करना है, तभी ना डिवेंचर का रेटिंग ले रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट के केस में दो दो कंपनी का रेटिंग लेना रहता है, डिवेंचर वगैरह के केस में, वो भी अनसिक्योर्ड अगर है तो जो भी है, जो भी करना रहेगा, तो आप तो पहले ही उसी का रेटिंग लेके जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप ईश्वर हो गए, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गए, इन्वेस्टर हो गए। तो इन्वेस्टर को उसी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जजमेंट लेना है, और जो ईश्वर है उनको उसी के अकॉर्डिंग उनका सब्सक्रिप्शन होना है। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चंस लिख लेंगे खुद से। अब तो मैंने पूरा बतला दिया। हाँ जी बच्चे, कौन थे, प्रतिष्ठा या प्रेरणा? जिन्होंने कहा था कि एक क्वेश्चन सर पूरा करा दे। राशि। राशि। तो अब पूरा करा दिया या और लिख के दिखा दूं? नहीं सर, लिख लेंगे। चलेगा? यस सर। तो सबसे पहले यही 4 लिखिए और उसमें एक एक पॉइंट्स हमें लिखना, एक एक लाइन लिखना है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। और ये होमवर्क अब हुआ आपका, ठीक है? खुद से लिखेंगे और खुद से जरा पढ़िएगा आंसर को, देखिएगा आपको लगेगा कि मेरा ही लैंग्वेज ना किचिर पिचिर जा रहा है, क्या लिख रहे हैं, एक ही चीज को घुमा रहे हैं। वैसे नहीं, एकदम साफ सुथरा आएगा। तब तक कोशिश कीजिए जब तक पहले खुद दिल ना बोल दे अच्छा। और आपको पता, आप बोलिएगा सर ऐसा नहीं होता, हम लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? सही बताऊं, आप कुछ लिख करके देखिए और खुद कुछ पढ़ करके देखिए, क्या क्या गलत किया ये पता चले या ना चले, इतना जरूर आपको पता चलेगा कि वही बात, स्वाद नहीं आया, अच्छा नहीं है, कुछ और करते हैं। करके देखिएगा। ये सब तब होगा जब ईमानदारी वाला काम करेंगे, ये नहीं दिखाने वाला नहीं। अकेले बैठे कोई नहीं आपको देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जज नहीं, कोई ये नहीं। खुद लिख करके देखिए और इवेल्युएट कीजिए ना, नहीं मजेदार हुआ, कुछ देखते हैं। इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से लाइन लिख सकते हैं, कंपनी के बारे में नहीं ठीक जा रहा है, क्या क्या लिखे जा रहे हैं, नहीं, सिंपल सी बात है, उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड दे विल गेट मोर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, हाँ ये सीधा सीधा सही जा रहा है। भाई इंटरमीडिएरीज का, तो इंटरमीडिएरीज का क्या गोल गोल घूमना, सिंपल सा इंटरमीडिएरीज का काम है सब्सक्रिप्शन पूरा करना, इंस्ट्रूमेंट को जो है वो सब्सक्राइब कराना और सही जगह तक जो है कलेक्शन और सारा काम हो, यानी कि मतलब सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए। तो इसमें उनको मदद हो रही, अदरवाइज उनको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले इंटरमीडिएरीज पे। ये जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि यहां से ही जो है वो आप और हम पहुंचेंगे। इसके बाद जो हमारा एक चैप्टर होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद डिपोजिटरी सिस्टम ही शुरू होगा। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख करके उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है केओक्स क्रिएट किया है, क्योंकि इतने छोटे में चीज पॉसिबल नहीं है। जो ध्यान से कहानी सुनाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आपका पूरा डिपोजिटरी सिस्टम हो जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने दूर जो दिया हुआ है, क्योंकि इतने से काम ही नहीं होना। लेकिन नोट्स तो इसी जगह लिखना है, तो इसीलिए जानना भी पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये भी इंटरमीडिएरीज है। पहले हमारे यहाँ फिजिकल फॉर्म में जो है वो शेयर इशू होता था। फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है कि आप कंपनी तक पहुंचे, आपने पैसे दिए, अलग अलग इंटरमीडिएरीज के जरिए आपने उन्हें पैसे दिए। आपने जो उन्हें पैसे दिए, इस पैसे के बेसिस पे वो क्या करते थे, इस पैसे के बेसिस पे वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करते थे। उन्होंने आपको ऑफर दिया, ऑफर भी जो उन्होंने दिया वो भी जो है वो फिजिकल फॉर्म में दिया, फॉर्म छपा हुआ है, वो फॉर्म लोगों तक पहुंचा, लोगों ने उसे पढ़ा, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया। ओपिनियन बनाने का उसमें जगह लिखा हुआ था कि किस किस जगह आप इस ऑफर डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भर करके जमा कर सकते हैं। उसके साथ आपको जो है वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट लगाना था, जितने का आप लेना चाहते हैं उतने का चेक डिमांड ड्राफ्ट लगाइए। लगा करके जो है अलग अलग इंटरमीडिएरी, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे कोई और हो, उनके जरिए इसे आप क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद वो फिर पहुंचेगा आपके सारे के सारे आरटीए तक, सारे जगह तक, और उसके बाद जो है वहां से जो है वो पैसे अलग स्क्रू अकाउंट में चले जाएंगे और सारा फॉर्म अलग से आरटीए के पास चला जाएगा, जो अपने कस्टडी में रखेगा। और इसका जो है वो प्रो डेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता था। अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, जो लोग जो है सक्सेसफुल है उन तक ये चीज पहुंच गई। ये बताऊंगा फिर से डिपोजिटरी सिस्टम के समय भी डायग्राम बना के।
इस तरीके से आपके पास आपके जो है वो चीज पहुंचे कंपनी तक, कंपनी ने सारा जो है वो कैलकुलेशन कर लिया, सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया। कैलकुलेशन सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जिनको जिनको शेयर्स देना था उन तक शेयर सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए, फिर से ये फिजिकल फॉर्म में कुरियर के द्वारा आप तक पहुंचेगा, आप अपने पास रख लेते हैं, या जिस इंटरमीडिएरीज के पास आपने जमा किया था वहां भेज दिया जाता है, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास वो आ गया, वो फिजिकल फॉर्म में आ गया, आपने उसे क्या कर दिया, अपने पास रख दिया। ये जो आपने उसे अपने पास रख लिया, ये रखा हुआ है। जब आपको फिर से जरूरत होगी कि इसे जो है मुझे बेचना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप इसके साथ जो है वो क्या लगाएंगे, इसके साथ आप जो है वो शेयर ट्रांसफर डीड लगाएंगे। फिर से ये कुरियर के जरिए शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास जाएगा, वहां वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद दूसरा जो है वो फॉर्म बनेगा, दूसरा जो है सर्टिफिकेट छपेगा, फिर से वो कुरियर से आप तक पहुंचेगा। यही प्रोसेस बेसिकली चलता आ रहा है। इसी प्रोसेस के चलते आने के बीच में एक गड़बड़ घोटाला हुआ। वो गड़बड़ घोटाला था आपका जो है वो एक स्कैम, और वो था फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का। ये पूरा का पूरा स्कैम कैसे हुआ था, ये स्कैम बताऊंगा जिस दिन डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन ये स्कैम हुआ था, एक गड़बड़ घोटाला हुआ था। लोगों को नकली सर्टिफिकेट शेयर्स के दे दिए गए। नकली शेयर सर्टिफिकेट जब लोगों को दे दिए गए तो उन शेयर सर्टिफिकेट को लोगों ने तो ले लिया। जब उन तक पहुंचा, कब पता चलेगा सर्टिफिकेट असली है या नकली है, जरा मुझे बताइए तो। कैसे असली नकली का गोलमाल हुआ ये सब बताऊंगा ये, तो जब उस पे डिविडेंड लेकिन कब पता चलेगा, रिडेम्पशन के टाइम जब उस पे डिविडेंड क्लेम बेचेंगे करेंगे, उसको यार, फिर से बोलिए, जब डिविडेंड क्लेम करने सेल करेंगे सब। तो उस पे डिविडेंड क्लेम करेंगे तब ट्रांसफर के लिए रिडीम करते हैं। एक तो डिविडेंड आप तक नहीं पहुंचा, और सोचिए जरा, सर जब उसको सेल करना चाहेंगे, वेरी गुड, जब आप उसको बेचने के लिए जाइएगा तो बेचने के लिए क्या प्रोसेस कीजिएगा जरा बताइए। उसमें शेयर ट्रांसफर डीड लगाएंगे, Yes, sir. उसे भेजेंगे कंपनी में, यस सर, कंपनी से पहुंचा आरटीए के पास, यस और इस समय आरटीए का कौन सा हिस्सा काम करेगा, रजिस्ट्रार टू इशू वाला या शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला, कौन सा भी काम करेगा, तो शेयर ट्रांसफर Transfer एजेंट। agent. ठीक है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास आपका ये पहुंचा तो वहां पे आपके रिकॉर्ड अवेलेबल थे। उस रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, उस रिकॉर्ड में अब आपका नाम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट नकली है, कंपनी ने इशू ही नहीं किया था, बीच में ही किसी ने आपसे पैसे लिए, नकली सर्टिफिकेट छपवाया और आप तक चिपका दिया। अगर ये नकली सर्टिफिकेट जो है वो बनाया और आप तक चिपका दिया तो मुझे बताइए क्या कंपनी के डेटाबेस में कुछ इंफॉर्मेशन होगा? नो सर, ना कंपनी के पास पैसा गया, ना कंपनी के डेटाबेस में कोई क्या आया, इंफॉर्मेशन आया। तो अब जो कंपनी के डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है और कंपनी को पैसा ही नहीं आया और कंपनी के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो वहां से भेज देंगे कि भाई ये आपका सही नहीं है। अब आपके तोते उड़ गए। क्यों भाई? पैसे लगाए थे, इस उम्मीद में थे कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसे बेच देंगे। और जब बेचने के लिए गए तो ये आलम हुआ। तब जाकर के ये चीज समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ हमसे और आपसे ही हमारा देश बनता है, और जैसे हम और आप हैं कि हम तब तक नहीं सुधरते हैं जब तक हमें ठोकर ना लगे। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं कितना भी बोलता रहूं आपको कि खूब लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा ईमानदारी से दम लगा करके जो है वो पढ़ लीजिए। कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं जो ज्यादा टफ लगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सक्यूज में बोलिएगा कि अरे मेरा टीचर ही नालायक था, एकदम घटिया पढ़ाया था टीचर। क्या मुझे बताइए इस बात से रिजल्ट ठीक हो जाएगा? नो सर, नो सर। खूब चिल्लाया, फेसबुक, आजकल तो फेसबुक है, ये है, वो है, सब जगह बुआ ताई जो पूछा सब बोला, मैं तो बहुत होनहार हूं, टीचर ही मेरा निकम्मा था, वरना मैं तो चीज नहीं चाइनीज हूं। रिजल्ट पे कोई फर्क आ जाएगा उससे? नहीं। और कल के डेट में जो है अगर आप अर्न करने लगते हैं तो आप ही अर्न करते हैं टीचर के बताए हुए उन चीजों से, रिजल्ट अच्छा होता है, करियर अच्छा होता है, कमाते हैं, फिर भी टीचर के पास नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है कि जो भी आप करते हैं, जिसने भी आपकी मदद की, लेकिन लाइफ आपका ही है। तो इसीलिए कभी भी जो एक्सक्यूजेस जैसा चीज नहीं, टालना तो किसी चीज पे नहीं, भाई आपका है, टीचर आधा ही सिलेबस पढ़ाया तो भी आपका लाइफ है, फेल पास आप करेंगे, टीचर ने कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, तो इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि अरे एक बार रिजल्ट आया, उफ
सब कुछ आ रहा था, लेकिन जैसा सर ने बोला वही हुआ, ज्यादा रिवीजन नहीं था और लिखने की जो प्रैक्टिस नहीं की थी, हाथ ही नहीं चल रहा था कि लिखे क्या। सब था पेट में, एकदम गुलुल गुलुल मार रहा था पेट में, लेकिन उल्टी ही नहीं हो रहा था कि क्या वोमिट करें। एकदम लग रहा था कि ये तो ये भी है, ये भी है, लेकिन कैसे लिखते हैं, कहां से शुरू करते समझ में नहीं आया। जैसे वह लिख उख दिए और देखो 2-3 नंबर कम रह गए। यही बस थोड़ी प्रैक्टिस मैंने कर ली होती तो उन्होंने बोला भी था कि अगर हर जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन पे गलत राइटिंग एबिलिटी के कारण 1-1 नंबर आ रहा है आपको, उससे थोड़ा अच्छा है तो 2 आ रहा है, बहुत अच्छा किया ही नहीं आपने कि 3 आता, तो ऐसे में तो बहुत का अंतर हो गया, मेरा तो 2-3 मार्क्स से ही छूटा है। तो ऐसे ही हमें जब तक ठोकर ना लगे हम नहीं समझते, अगली बार समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि बड़े सारे फ्रेंड चले गए अगले स्टेज में। ठीक वैसे ही हमारे देश में जब तक कोई घोटाला ना हो ना, तब तक कोई टीम नहीं बैठती, कमिटी नहीं बैठेगी और नए नए चीज नहीं किए जाएंगे। हो गया जब इस तरह का घोटाला तो उसमें कमिटी बैठी, टीम बैठी, 2-2 तरह की टीम बैठी थी। बताऊंगा ये कहानी अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ इन्होंने दे दिया है इसीलिए बताना पड़ रहा है। तो इन्होंने किया क्या, जो कमिटी बैठी उन्होंने सुझाव दिए। उनके 2 तरह के सुझाव थे, उन्हीं 2 तरह के सुझावों के बेसिस पे जो है हमें कुछ सोचना पड़ा। और क्या उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ध्यान से सुनिएगा, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके जरिए जो है हम जो है वो शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करें। किस फॉर्म में डील करें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करे का मतलब, का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करे का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको किसी को देना है तो मुझे बताइए पैसे देने के पहले के तरीके, बहुत पहले लोग एक दूसरे को पैसे कैसे देते थे? गिना कैश और दे दिया, यही करते थे? यस सर। हाँ या ना? यस सर। या ज्यादा से ज्यादा चेक दे दिया, यही करते थे? यस सर। तो ये जो आपने कैश दे दिया ये फिजिकल फॉर्म है, लोग देख रहे हैं, नोट को पहचान रहे हैं। यही पैसे लेकर के रोड पे निकले, गिर गया तो फिजिकल फॉर्म का है ना नुकसान, चला गया। जिसको भी मिला यूज कर लेगा। यही अगर चेक वगैरह है तो कोई यूज कर लेगा? आपके पास एटीएम कार्ड है, पास प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसको आपने लॉक कर रखा है ऐप से भी, अब बताइए कोई यूज कर लेगा? नो सर। नो। अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते। बैंक में जो पैसे आपके रखे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या नहीं है? आपके पास पासबुक में आप जाते हैं, एंट्री कराते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं और आप देख लेते हैं, ऐप पे देख लेते हैं, नेट बैंकिंग से देख लेते हैं। किसी को ट्रांसफर करना है तो कैश देने की बजाय आप जो है वो फोन पे, गूगल पे और भी तरीके से कर सकते हैं या नहीं ट्रांसफर? नेफ्ट के जरिए आरटीजीएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मुझे बताइए ये कैश अब किस फॉर्म में है? ये कैश है या आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में है पैसे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे रखने के लिए क्या करते हैं आप? अपने घर में जो है 2 संदूक बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया पैसा। सर अकाउंट ओपन करते हैं। कहां पे अकाउंट ओपन करते हैं? मिश्रा जी की दुकान में? बैंक में। हमारे मोहल्ले में, इसीलिए मैंने बोला बैंक में। बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस अकाउंट का नाम होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इन जनरल इजी लेकर के चलते सेविंग अकाउंट ज्यादातर आदमी जो ओपन करते हैं। तो बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया, इसके लिए जो है वो आरबीआई से पहले बैंक ने परमिशन लिया टू वर्क एज बैंक, तब आप उसके पास जाकर के अकाउंट ओपन करते हैं, अपने पसंद के। किसके पास? बैंक के पास। ठीक वैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो शेयर्स को रखना है तो कहा कैसे रहेगा? कहा जैसे पैसे रहते हैं, जैसे पैसे हमारे पास रहते हैं तो हम पैसे, हमें किसी ने ट्रांसफर कर दिया तो 1 लाख से 1 लाख और दे दिया तो 2 लाख हो गया, किसी को हमने 50,000 दे दिया 1.5 लाख हो गया। ठीक वैसे ही हमारे पास जब हम शेयर्स खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो शेयर 100 इंफोसिस के शेयर लिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं आना है, हमारे जो है वो बैलेंस में, हमारे अकाउंट में दिखेगा इंफोसिस के 100 शेयर, वहां से फिर 20 बेच दिए तो कितने दिखेंगे? 80 शेयर दिखेंगे। लेकिन कहा ये कैसे होगा? ये कौन सा अकाउंट है? यहाँ बैंक अकाउंट तो बैंक में ओपन करते हैं। कहा कि यही जो अकाउंट है इस अकाउंट का नाम होगा, इसी अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहते हैं, और ये डीमैट अकाउंट जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास क्या होगा? ओपन होगा। कहा ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होगा? कहा कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक है।
कहा कि अच्छा वहां तो आरबीआई भी था, कहा यहां भी इसके ऊपर एक बॉडी होगा। अब यही कौन कौन सा बॉडी होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें नहीं भी कुछ तो कम से कम 5-6 क्लासेस लगेंगे, एटलीस्ट 10 आवर्स लगेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिपोजिटरी सिस्टम। कहने का मतलब है कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक इंटरमीडियरीज हुआ, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखते हैं। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है इसमें, सही बोलूं तो, क्योंकि ये ऐसे क्लियर नहीं होगा। इसमें बहुत मजे से बताऊंगा आपको कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क होता है, एक एक चीज ट्रेड करना सिखाऊंगा, डीपी ब्रोकर के बीच में अंतर बताऊंगा, कैसे टर्मिनल पे ऑनलाइन खरीद लिया, डीमेट अकाउंट पहले कैसे ओपन हो गया, डीपी कहां से आया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सिस्टम क्यों आया, इसके ऊपर कौन सा विंग है, जैसे वहां आरबीआई है वैसे ही यहाँ पे इनके ऊपर कौन है, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल उसे कहते हैं, उनको कौन लाइसेंस देता है, इनको कैसे लाइसेंस मिलता है, सब कुछ देखेंगे इसमें। लेकिन मजबूरी है कि इस चैप्टर में बस लिख दिया थोड़ा सा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, बोलना पड़ा। तो इसमें भी आप इसको बस कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा चीज में कुछ नहीं बताना, बस यही नेटवर्थ इसका जो है वो कितना है, 100 करोड़। इसके अलावा इसमें जो भी चीज है वो कहीं भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो है वो कंफ्यूजन होगा। मैंने ओवरऑल बता दिया, और यहाँ पे जो है वो क्या आप लिखेंगे, रेफर डिपोजिटरी सिस्टम। क्या रेफर करेंगे, डिपोजिटरी सिस्टम। तो आप सिर्फ इसको अभी कॉपी कर लीजिए। नेटवर्थ इनका 100 करोड़ होना चाहिए, ये बस ध्यान रखिए। इसके अलावा जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, एक एक लाइन और एक एक मतलब तब समझ में आएगा जब हम क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा डिपोजिटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमीडिएरीज कौन कौन है, नाम बताओ, तो अगर मैं यहाँ से कट कर देता तो आपको लगता है कि शायद सिलेबस में से सर ने कुछ छोड़ दिया, इसीलिए बस उस जगह थोड़ा सा लिख दिया है। लेकिन इसको डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला जो हम लोग विंग में पहुंचेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट जब खत्म हो जाएगा, तब हम पहुंचेंगे किसमें, डिपोजिटरी सिस्टम, वही उसके बाद रहेगा। क्लियर है बातें जो मैंने कहा है? यस सर। तो इसको फटाक से कॉपी कीजिए।
बाकी लोग भी डन करें। डन सर। यस सर। करके बताएं। डन सर। डन सर। चल करते बा। सबका डन है? यस यस सर। यस सर। सर आरटीआई का फुल फॉर्म? क्या? आरटीआई का एसटी तो सर स्टॉक ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, राइट? हाँ, और सर आरटीआई? आरटीए होगा। अच्छा Other आरटीआई। transmission requests of investors shall also be handled. Demat, remat requests also handled in consultation with RTA. ये दोनों का एक साथ रजिस्ट्रार टू एन इशू है, इसीलिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, इसीलिए ऐसे करके लिखा। दोनों अलग अलग उसके काम के बेसिस पे कर दिया। ये दोनों मिलकर के क्या है? आरटीए। ऑब्लिक बीच से हटाना है तो चलिए, अब हम जब यहां आते हैं लिस्ट पे, अब हमारे इस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ यही 3 बचते। कौन कौन? पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। ये तीनों के जो काम है वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। तीनों के काम किस नेचर के हैं? अगर किसी के पास पैसा है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो इनके मदद से जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये अलग अलग तरह से जो है वो थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर से, कुछ जो है कंपनी के फॉर्म में है, कुछ आपके इंडिविजुअल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ का सर्विसेज थोड़ा ज्यादा जो है वो एडवांस्ड है, कुछ आपके लिए पैसे लेकर के आपके इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, कुछ सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं कुछ नहीं दूंगा, बीच बीच में एडवाइस आकर के मुझसे पूछना है कौन कौन सी कंपनी अच्छी है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। कुछ कहते हैं नहीं, मैं बताता रहूंगा कि इस कंपनी में इस समय लगाना है और इस कंपनी से इस समय एग्जिट करना है। कुछ कहते हैं कुछ नहीं, सारा पैसा दे दो, मैं भी लगा दूंगा, मैं खुद एग्जिट कर दूंगा, प्रॉफिट आपका हो गया। यही 3 तरह के वर्क जो है, ये 3 तरह के जो हमारे इंटिटीज है, इंटरमीडियरीज हैं, इन्हीं कामों को करते हैं। तो अब एग्जैक्टली पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट है क्या, और कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग है किस मामले में, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपका महा एपिसोड का टाइम एज इट इज रहेगा, जब तक कुछ ना बोला जाए। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये आपका फिक्स टाइम है संडे का। क्लियर है ये बात? तो अगर नहीं कुछ बोला तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो टाइम क्या है आपका? 6 to 10 का है। बड़े सारे बच्चे शायद लिखते लिखते वक्त समझ गए कि अब खत्म होना है तो वो निकल गए, ठीक है। अब मैं ग्रुप पे दूंगा भी नहीं वो चीज, देखते हैं अगर उन्होंने नहीं सुना होगा, नहीं आएंगे तो उनका लॉस है। 11-12 बच्चे जो है वो सोचे कि चलो अब तो खत्म ही होना है तो निकल लेते हैं। एनीवे, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वही टाइम रहेगा। मैं कहीं भी ग्रुप पे ये लिखने वाला नहीं हूं। अब कोई टीचर भी आपको उस टाइम पे आपके टाइम को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करें तो आप बता देंगे, क्योंकि आपका ये फिक्स टाइम है, ठीक है। कभी भी मंडे को भी ये अनाउंस करें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्लास का टाइम क्या है? आपका क्लास का टाइम 7 to 9 हो गया MWF, और सैटरडे और संडे को 6 to 10। जब तक कुछ मैं ना मैसेज करूं तब तक। तो चलिए, फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।